जी। चलें अब स्टार्ट करते हैं। सर ये आपको याद होगा समर विंटर 2024 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल में डिस्कस किया था। 3 पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट। बाकी तो बीएफडी का एरिया था, एक गवर्नेंस का था, तो वो इतना मुश्किल नहीं है, वो इंशाल्लाह आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 आज हमारा टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखने जा रहे हैं। लेटेस्ट अटेम्प्ट थी और मेरे ख्याल में ये बहुत ही वन ऑफ लाइक मुझे लगा कि बहुत ही इजी अटेम्प्ट थी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम आपने अगर देखा हो हमारे साथ तो इतना मुश्किल नहीं था। कुछ इसमें ट्रिक्स थी। क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल्कुल ही इजी है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ये मुश्किल हो सकता है। मैं आपको वो बताता हूँ क्या। आप सब सुन रहे हैं? अच्छा, मेरे साथ ना मेरा जो तरीका होता है कि कोई ज्वाइन कर ले। अब पहले पता नहीं कौन थे, वो चले गए शायद। साकिब आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई हैव आस्क्ड यू टू अनम्यूट। साकिब तनवीर आप कर सकते हैं, या हाशिर एजाज। जल्दी से बता दें। हाशिर साकिब असद ज्वाइन कर सकते हैं आप। जी मिस्टर हाशिर, कोई भी ज्वाइन कर ले, वो कोई ऐसी कोई मसला नहीं है, सिर्फ डिस्कशन होगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है साकिब आप कर लें। आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी आ रही है आवाज़ आपकी। वालेकुम अस्सलाम। हाशिर साकिब अब मिलके जो है ना सवाल देखते हैं, ठीक है, और डिस्कशन करेंगे। देखें इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप अपना मैंने क्या कहा था कि थॉट जनरेट करनी है, ठीक है ना। तो हम मिलके करते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा, मिलके जब मैं राइट इनके सर। साथ कर रहा हूँ, साकिब के साथ, तो मतलब यही है कि आप सबके साथ भी कर रहा हूँ। ठीक है जी। ठीक है, आप सब रेडी हैं, स्टार्ट करें। राइट सर। चले। अच्छा अब जरा देखते हैं सर, ये क्वेश्चन है। अब मैं ना अब मेरे पास एग्जाम में ये अगेन जो मेरा तरीका होता है, और आपको मैं ये सजेस्ट करता हूँ, मैं स्किम कर लेता हूँ कि सर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे ही मैं सॉफ्ट में देख रहा हूँ। अच्छा ये कोई पंजाब लाइट कमर्शियल व्हीकल है, डीलरशिप ब्रांच है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैं क्या कहता हूँ बार बार साकिब, कि भाई जो काम आपको एग्जाम में करना है वो आज ही आप बार बार करें। सही है ना? राइट सर। ठीक है। तो अब मैं यही काम, जो मेरी अप्रोच होगी ना वो बिल्कुल सेम रहेगी। हर दफा मैं सेम तरीके से सवाल को अप्रोच कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सबसे पहले स्किम करना है तो हर दफा मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखनी है सर, वो मैं हर दफा देख रहा हूँ। सर बैकग्राउंड फ्रंट एंड इन्फॉर्मेशन मुझे पहले देखनी है, वो मैं देख कर रहा हूँ। फिर मैं आइडेंटिफाई करना शुरू करूंगा कि किस रिक्वायरमेंट के साथ क्या एग्जिबिट्स है, फिर उधर मैं स्पेसिफाई होना। तो एक ही अप्रोच के साथ हम चलेंगे, और वो सेम अप्रोच आपको एग्जाम में भी करनी है। समझ में आ रही है? राइट सर। ठीक है। सबसे पहले मैंने स्किम किया सर, ये पंजाब लाइट कमर्शियल भाई। अच्छा, ये जब मैं स्किम करता हूँ ना, इसके दो तीन फायदे हैं। एक तो ये कि आप है ना फेमिलियर हो जाते हैं क्वेश्चन के साथ ओवरऑल, कि सर चल क्या रहा है क्या। आपका वो जो सेंस ऑफ सरप्राइज है ना, वो थोड़ा सा कम होता चला जाता है जब आप एक दफा टच कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो पंजाब लाइट कमर्शियल व्हीकल है, डीलरशिप ब्रांच नेटवर्क है। ये कोई वैन्स वगैरह सेल करते हैं, पिकअप ट्रक्स और वैन्स को सेल करते हैं। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट्स हम ओवरऑल देख लेते हैं। इससे पहले अपेंडिक्स देखें। अपेंडिक्स द फ्यूचर ऑफ बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन। सर ये किसी ना किसी तरीके का इसने एक इंडस्ट्री एनालिसिस किया हुआ है कि फ्यूचर क्या है इस ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में। क्या ये मेच्योर हो गई इंडस्ट्री? अब मैं ये सोच रहा हूँ, ठीक है ना साकिब, मैं ये सोच राइट रहा हूँ सर। इस तरीके से, तो ये मेच्योर हो गई है, इसका क्या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, क्या ये इंडस्ट्री अभी प्रॉफिटेबल है, या इसमें क्या इश्यूज हैं। शायद ये सब कुछ डिस्कस हुआ होगा इधर जो नज़र आ रहा है। इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट डिलेमा, यानी कि डिफिकल्टीज है। और डीलरशिप वगैरह को कोई अरेंजमेंट बताया गया है। ईवी सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात यहाँ पे मुझे शायद नजर आई। ये मैंने अपने जहन में नोट कर लिया। हो ना हो, ये फॉसिल फ्यूल वाली व्हीकल्स होंगी हमारी, और ईवीज के साथ कंपेयर किया जा रहा है इसको। फिर आगे जाए पब्लिक ओपिनियन। सर पब्लिक ओपिनियन जब आता है तो मेरे ध्यान में फौरन से सोशल आ जाना चाहिए। सोशल इम्पैक्ट्स, क्या ख्याल है? राइट सर। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन। सर कोर्ट्स, सर लीगल लीगल इश्यूज, लीगल कोर्ट की बात आ गई है, तो लीगल इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा। अच्छा ये क्या है? ये ब्रांच परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। ये क्यों दी गई है? ये क्या, हमारी तो बहुत सारी डीलरशिप ब्रांच होंगी, तो ये क्या किया है, ब्रांच नंबर 7 की एक रिपोर्ट दी गई है। हो सकता है ये किसी की किस्म का कोई एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिया गया होता है ना, कि भाई आप एक एग्जाम्पल देख लें कि इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। भाई आप फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्लाइंट आया, क्लाइंट बोलता है कि भाई आप हमारे बिजनेस का ओवरऑल इवेल्युएशन करो कि कहाँ पे मसले मसाइल हैं। तो बहुत सारी चीजें आप देखेंगे,
इंडस्ट्री वगैरह देखेंगे। एक आपका उसने ये भी कहा कि आप है ना जरा देख लें कि हमने ना बोनस और एम्प्लॉयज को बोनसेस वगैरह देते हैं, एम्प्लॉयज की सैलरीज रेमुनेशन, जरा उसका स्ट्रक्चर देख लें। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि जरा आपकी तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आप मुझे जरा एक ब्रांच की एग्जांपल दे दें कि वो किस तरीके से ऑपरेट कर रही है, उसका आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, बात समझ में आती है? तो इस तरीके से उसने एक राइट ब्रांच सर। की यानी कि कोई रिपोर्ट दे दी है। अ, उसमें कुछ भी नहीं है, पीएनएल है उसका। ब्रांच क्या प्रॉफिट में है? नहीं यार, ब्रांच तो लॉस में है। ठीक है। और कोई ओवरऑल असेसमेंट है यहाँ पर? सही है, उसने वॉल्यूम से टारगेट अचीव कर लिया, एक्स वाई जेड, अब ये स्किम कर लिया। अच्छा, एक और अपेंडिक्स है सर, ईमेल फ्रॉम एचआर टू सेल्स। और ये लिखा हुआ है, इसने सब्जेक्ट में किया है ब्रांच इंसेंटिवाइजेशन। अगेन, ये ब्रांच को इंसेंटिव्स दिए गए हैं, यानी कि ऊपर ब्रांच की एक रिपोर्ट है जिसको जब हमने उसकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन किया है, और उस ब्रांच में जो इंसेंटिवाइजेशन हो रही है, उनको जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, उस पे किसी किस्म का कोई रिपोर्ट है। सही है। और ये किसने लिखी है? ये हेड ऑफ सेल्स को लिखी गई है एचआर की तरफ से। तो किसी किस्म के कोई एचआर इश्यूज हैं जो कि इंसेंटिव से लिंक नजर आते हैं मुझे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? राइट सर। तो ये देखें, ये चीज करना मुश्किल है जो मैंने अभी किया। ओवरऑल बस 2-3 मिनट लगा के मुझे, ये 3-4 मिनट लगा के करना है। क्या ये कर लेंगे या ये मुश्किल काम है? जी साकिब। सर कर लेंगे। अच्छा साकिब, अच्छा मुझे जरा आप है ना रिक्वायरमेंट पढ़ें, रिक्वायरमेंट पढ़ के बताएं। Identify risks in the macro and competitive environment using Pastels and Porter five forces. Right. So क्या? इसमें जी या जी, बताएं बताएं। इसमें आई थिंक एक तो जो उसने अच्छा किया है, एक तो दो मॉडल्स हमें बता दिए, पेस्टल्स एंड पोर्टर फाइव फोर्सेस, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए हम यूज करते हैं। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है आपकी कंपनी का, उसको इवेल्युएट करने के लिए, लाइक कंपेटिटर्स कैसे हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस कैसी हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है आपका, और लीगल इन्वायरमेंट कैसा है। तो वो चीज़ इवेल्युएट करती है। फिर आपका पोर्टर फाइव फोर्सेस कंपेटिटिव एनालिसिस के लिए आता है कि लाइक सप्लायर्स कैसे हैं आपके, सिंगल सोर्स सप्लायर्स तो नहीं है आपके, कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर कैसी है। सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ लाइक आई थिंक वो फैक्टर्स हमने इंक्लूड करने हैं इसमें। और उसके बाद सर वो रिस्क पूछ रहा है, हमसे फैक्टर्स नहीं पूछ रहे, रिस्क इन द मैक्रो फैक्टर वो पूछ रहा है। और कंपैटिटिव एनवायरनमेंट में हम रिस्क बताने हैं इनको। सही है, सही है, जी जी। तो अब मुझे ना एक चीज बात बताएं, आपने बहुत सारे फैक्टर्स बताएं, आपने रिस्क बता दिए सर, मैक्रो फैक्टर क्या है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्या है, पेस्टल क्या है, पोर्टर्स फाइव फोर्सेस क्या है, ये जरा रिक्वायरमेंट पूरी पढ़ ली, जरा गौर से देखें आपको इशू क्या नजर आ रहा है। जी, दोबारा से सर पढ़ें इस सही से। ओके, आइडेंटिफाई रिस्क्स इन द मैक्रो एंड कंपैटिटिव एनवायरनमेंट। वो कहता है कि आपने रिस्क आइडेंटिफाई करने मैक्रो एंड कंपैटिटिव एनवायरनमेंट में, विच मीन्स के जो ब्रॉडर लेवल पे रिस्क हैं आपकी कंपनी को अफेक्ट कर रहे हैं, हमने वो रिस्क बताने हैं, रादर देन कि हम इंटरनल रिस्क बताएं, प्रोडक्शन इश्यूज वगैरह बताएं। हमने मैक्रो लेवल रिस्क बताने हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। सर मार्क्स देखें। 8 मार्क्स हैं। आपको नहीं लगता ये बहुत लेंथी होने वाला है? यस, क्योंकि दो मॉडल्स दिए हुए, आई थिंक ये लेंथी हो जाएगा। इसको हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, समराइज करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना मुझे मुझे पता है कितने लोगों ने ये अटेम्प्ट दी है। कोई है यहाँ पे ये वाली अटेम्प्ट जिसने किया हो? कोई है? असद, हाशिर? देखें मसला नहीं है, अगर कोई ऐसी बात है मुझे प्राइवेटली भी कह सकते हैं अगर आपको लगता है। जी, किसी ने की भी है? किसी ने अटेम्प्ट किया है? मुझे सिर्फ ये बताएं पहले। नहीं किया मुझे जो लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया। मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, जब भी आप सवाल करेंगे ना, पर्सनली आपको फील होगा साकिब, आपने बिल्कुल सही बात करी। सॉरी, हमारे साथ कौन है? आपने बिल्कुल सही बात करी कि साकिब के हम जो है जब करने बैठेंगे ना बहुत लेंदी हो जाएंगे। क्योंकि देखो पेस्टल है, पेस्टल में खुद 5 फैक्टर हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। सही है। और लीगल। फिर पोर्टर्स के 5 फोर्सेज अलग हैं, तो ये टोटल 10 फैक्टर्स हो गए। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक एक पॉइंट भी लिखता हूं तो ये बहुत ज्यादा। लेकिन इसने खुद ही मसले का हल भी कर दिया है। क्या किया है? दोबारा पढ़े सर साकिब। इसने इसने कहा है कि आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करने हैं, आप जबरदस्त। एक्सप्लेन नहीं करने हैं।
जबरदस्त। तो अब देखो, नहीं देखो, आपको ना ये 3 दफा मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ाई, 3 से 4 दफा। आपने बिल्कुल। तीसरी दफा में ये चीज आइडेंटिफाई की। हमें उस इंशाल्लाह स्किल पे आना है कि हम ये पहले से हम सब चीजों पे अलर्ट हो कि ये एक्शन वर्ड क्या यूज हो रहा है। कि सर अब आइडेंटिफाई करना है तो इसका मतलब बहुत सीधा है कि मुझे इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करनी है, डिस्कस नहीं करना, इवेल्युएशन नहीं करनी। ठीक है राइट जी। सर। तो अब आ जाते हैं जरा। अच्छा, इसके बाद कौन सी रिक्वायरमेंट है? रिकमेंड अ प्लान टू रिस्पॉन्ड द रिस्क आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। जो रिस्क ऊपर आइडेंटिफाई हो उसका प्लान बनाना है। अच्छा, अब मैं आपको है ना एक एक जरा इस रिक्वायरमेंट में हम क्या, पहले आप बताएं क्या टाइम, क्या लग रहा है आपको, क्या कर रहे होंगे? सर काइंड ऑफ आपने स्ट्रेटजी बतानी है टू कोप अप द रिस्क आइडेंटिफाइड इन रिक्वायरमेंट ए। सही है। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉलिटिकल रिस्क को कुछ आइडेंटिफाई होंगे, कुछ सोशल रिस्क होंगे, इसी तरह पोर्टर 5 फोर्सेस में आपका हो सकता है यानी कि आपका कंपटीशन का मसला हो, राइवलरी का इशू हो, या कुछ भी हो। तो अब है ना एक गलती यहाँ पे जो हो सकती है ना वो ये हो सकती है, और ये सवाल के स्ट्रक्चर में अगेन ये फिर लेंदी हो जाएगा। वो क्या होगा कि अगर आप एक एक रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसका एक्शन प्लान बनाए कि भाई उसको किस तरह कैटर करना है। अब बात समझ रहे हैं? राइट सर। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बार्गेनिंग पावर है, तो मैं बार्गेनिंग पावर को पहले उसको आइडेंटिफाई, भाई इधर है तो 10, तो आप 10 के 10 को अलग अलग कैटर अगर करेंगे तो सर ये तो उससे भी कम मार्क्स हैं, 6 मार्क्स हैं, पहली बात। ये तो मैंने आपको एक मार्क्स के जरिए से इवेल्युएशन कर दिया। दूसरा एक और भी है। भैया आप इसको इस तरीके से देखें कि आपके पास एक बिजनेस आता है, एज अ कंसल्टेंट आपके पास आता है और वो बोलता है मुझे प्लान बना के दो। तो आप उसको ये थोड़ी बताओगे कि ये आपको रिस्क है, इसको इस तरह कैटर करो, आप ओवरऑल प्लान बनाओगे ना। बात समझ रहे हो? राइट सर। यार आप ओवरऑल उसको बताओगे कि आपने ये 3 4 काम करना है। अब हर हर रिस्क को आइडेंटिफाई करके, हाँ अगर वो ये कहता ना कि आपको रिस्क रजिस्टर बनाना है, देखो दो अलग चीजें हैं। आपको याद है आई कैप का क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें रिस्क रजिस्टर भी उसने, आई थिंक लास्ट अटेम्प्ट थी जिसमें उसने रिस्क रजिस्टर बनवाया था। तो वहां पे फिर एक अलग बात है कि आपको एक एक रिस्क है उसको फिर अलग अलग रिस्पॉन्ड करना है। उसमें फिर उसका आंसर भी इस तरह होगा कि उसका टेबल बन रहा होगा, रिस्क, पहला रिस्क फैक्टर, फिर उसका आपने यानी कि उसको रिस्पॉन्ड किया, फिर दूसरा रिस्क फैक्टर, फिर उसको। समझ में आ रही है बात? राइट सर। तो ये मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन अगेन अब आपको नजर आ रहा है कि कितनी डिटेलिंग है रिक्वायरमेंट को समझने में, और कितना इंपॉर्टेंट है कि आपका डायरेक्शन कहीं से कहीं भी जा सकती है, नंबर 1। दूसरा, आप टाइम मैनेजमेंट का कितना बड़ा इशू आएगा इसकी वजह से, अगर आपने सही से रिक्वायरमेंट नहीं देखी या समझी नहीं। समझ रहे हैं बात? राइट सर। अच्छा साकिब, अगला रिक्वायरमेंट पढ़ो, मुझे जरा अपना थॉट बताओ। Evaluate the pros and cons of the performance report used by the PLCV to assess a dealership branch and recommend improvements. इसमें जो उन्होंने एग्जांपल दी है एक ब्रांच की, उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को इवेल्युएट करना, लाइक वो रिपोर्ट कैसी बनी हुई है, नंबर 1। फिर हमने उसकी जो इम्प्रूवमेंट्स बतानी है कि इस रिपोर्ट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, जो चीज़ उसने कवर नहीं की है हमने उस पर भी बात करनी है। जबरदस्त हो गया। तो आपके सामने एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, और उस परफॉर्मेंस रिपोर्ट को हमें ओवरऑल इवेलुएट करना है कि उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या बुरी चीज़ें हैं, और तीसरी बात, तीसरी बात। हमने इम्प्रूवमेंट्स रिकमेंड करनी है जिस पे उन्होंने बात नहीं की है, जो कॉन्स हैं रिपोर्ट्स के। ज़बरदस्त होगी। अच्छा, अब आ जाए रिक्वायरमेंट डी, ये पढ़े। Analyze with examples the impact of current sales team incentive plan and recommend improvements to the plan. इसमें हमने एनालाइज करनी है विद एग्जांपल्स द इम्पैक्ट ऑफ करंट सेल्स टीम इंसेंटिव प्लान, जो उन्होंने हमें प्लान दिए एक अपेंडिक्स में, करंट सेल्स टीम इंसेंटिव प्लान, और उसको एनालाइज करना है, और उसके बाद फिर हमने रिकमेंडेशन देनी है कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स उसमें हो सकती हैं उस प्लान में। ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट सी और डी में कुछ फर्क समझ में आता है आपको?
जी बिल्कुल सर, इसमें रिक्वायरमेंट सी में एक अपेंडिक्स जो परफॉर्मेंस एनालिसिस वाला है, परफॉर्मेंस वो जो एक ब्रांच की डाटा दिया हुआ है, हमने उसको कंसिडर करना है। और रिक्वायरमेंट जो डी है उसमें जो इंसेंटिव प्लान पे जो उसने पैराग्राफ से दिया हुआ है, हमने उस पर बात करनी है, सही हो गया। जिसमें वो एचआर की तरफ से एक लेटर गया था डायरेक्टर सेल्स को। सही है। अच्छा, अब 1 मिनट मुझे जरा दें। ठीक है। अच्छा, अब यानी कि आपको रिक्वायरमेंट ओवरऑल समझ में आ गई, लेकिन आपने इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट पे टाइम लगाया, साकिब। जी राइट सर। ठीक है। तो आपको ओवरऑल हम लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि सर ये कितनी इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट पे टाइम लगाना है और उसको कम करना है, यानी कि प्रैक्टिस कर करके फिर वो टाइम कम होता चला जाएगा, लेकिन ये सारे एनालिसिस करने हैं हमें, अच्छे तरीके से समझना ज़रूर है। अब लेकिन वो कम टाइम में भी करना है। लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं करना कि रिक्वायरमेंट को इग्नोर कर देना है। तो हम बहुत सारी चीज़ों में डायरेक्शन लेस हो जाएंगे, उसमें फिर रिस्क आ जाएगा, हो सकता है आप सही भी करें, हो सकता है आप गलत भी करें। ठीक है जी। ओके सर। आज अब जो है ना, हमने रिक्वायरमेंट पढ़ ली। अच्छा, मैं अपने जहन में ज़रा टारगेट कर लूँ, मैं क्या कहता हूँ अगला स्टेप क्या होता है, कि फिर आप अपने रिक्वायरमेंट कौन सी आप जो है ना रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं उसको जहन में लेके आ जाएं। मैं यार ए और बी कनेक्टेड है, तो लॉजिकली ये है कि इन दोनों से अगर स्टार्ट करना है तो ए और बी को मैं जहन में रखूँ और इन्फॉर्मेशन पढूं। ठीक है। अब ए और बी से रिलेटेड जो है, पेस्टल और पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल से रिलेटेड मुझे अलग अपेंडिक्स नज़र नहीं आता ना मुझे। हाँ, कौन सा नज़र आता है? न्यूज़ आर्टिकल। न्यूज़ आर्टिकल्स। सही है। तो क्या ये लिंक हो सकता है? यस सर। क्या ये लिंक हो सकता है? यस सर, न्यूज़ आर्टिकल लिंक हो सकता है क्योंकि उसमें मैक्रो लेवल फैक्टर्स कुछ बता रहा है वो। नहीं, और ये जो अपेंडिक्स 3 है। ये इन सेंस आई थिंक नहीं हो सकता क्योंकि उसने मैक्रो लेवल फैक्टर्स पूछे हैं। ये कंपनी की अपनी एचआर की प्रॉब्लम्स हैं। हम्म। तो आई थिंक इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है। अभी आई थिंक पूरा पढ़ा नहीं है, इस वजह से शायद कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन उससे क्वेश्चन मैक्रो लेवल फैक्टर्स उनके पार्टिसिपेट एनवायरनमेंट का बताया पूछा है। मैं आपकी ना एक प्रैक्टिस करवाऊंगा आज। सही है, इस चीज को आप अपने जहन में रखें कि मुझे लग नहीं रहा ये। ठीक है, अभी तो जाहिर सी बात है, मैं देखो, मैं क्या कहता हूँ कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना शायद पॉसिबल नहीं है ना, मैं रियलिस्टिकली चलूं कि भाई आप एग्जाम में बैठे हो, तो पूरा का पूरी सारी की सारी रिक्वायरमेंट एक साथ जहन में रख के सारे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है शायद। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल तो सर। मुझे कहीं ना कहीं तो रिस्क लेना पड़ेगा। देखो, मुझे कैलकुलेटेड रिस्क लेना है कि भाई जो स्पेसिफिक मुझे एग्जिबिट्स नजर आ रहे हैं ना वो तो पढ़ लूं। और हाँ, एक चीज है कि फ्रंट एंड और बैक एंड इन्फॉर्मेशन हर वक्त ध्यान में होनी चाहिए। ये दो काम कर लूँ ना तो मेरा रिस्क कम हो जाएगा। हो सकता है कि बाकी की जगहों पे इन्फॉर्मेशन मिले मुझे पिछली रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, बाद में अटेम्प्ट कर लूंगा, क्योंकि वो तो मेरे पास एक अलग सेक्शन है ना। पहले मसला हुआ करता था जब मैं क्या करता था, कहता था कि स्टूडेंट्स को कि आप है ना स्पेस छोड़ दें, लेकिन अब तो आपको बहुत आसान है, इंटर करके आप वो रिक्वायरमेंट ऐड कर देंगे आपके जैसे ही ध्यान में आई। राइट सर। यहाँ तक हम सब साथ चल रहे हैं। मैं देखो टाइम लगा रहा हूँ, देखो मैंने अभी चैट पे भी लिखा था, मेरा मकसद ये नहीं है। मैं अब लाइव आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस अल्हम्दुलिल्लाह हैं जहाँ पे सॉल्यूशंस आपके पास बहुत सारे मौजूद हैं। आपको सब मिल जाएगा ICW के जो मैक्सिमम। लेकिन ये लाइव सेशन ले रहे हैं सर, ये किसके लिए ले रहे हैं? कि मैं चाहता हूँ कि आप जनरेट करें आंसर, मैं नहीं करूँ। ठीक है। तो इस पर हम टाइम लगा ओके। रहे हैं। अच्छा, अब जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन वन। पंजाब लाइट कमर्शियल व्हीकल इज अ डीलरशिप ब्रांच नेटवर्क दैट सेल। अब मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, अब है ना, आप जरा पढ़ें, खुद पढ़ें। ठीक है, और आप सब तमाम स्टूडेंट्स पढ़ें, और ये साकिब हमारे साथ पढ़ेंगे लाइव। जी, साकिब स्टार्ट ओके। करें। पंजाब लाइट कमर्शियल व्हीकल्स इज अ डीलरशिप ब्रांच नेटवर्क और आप दैट हाईलाइट भी सेल्स। करवाएंगे मुझे कि क्या ओके। इंपॉर्टेंट बातें वो हाईलाइट करवाते जाएं। ठीक है। ओके सर, इसमें ये जो फर्स्ट लाइन नेटवर्क पड़ा है इसमें हमें पता चल रहा है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, ना ही सर्विस इंडस्ट्री है, इसका डीलरशिप जबरदस्त। ब्रांच नेटवर्क। स्प्लेंडेड। नेचर ऑफ कंपनी में पता चल गया। जबरदस्त, आगे चलें, बहुत अच्छा। दैट सेल्स वैन्स एंड पिकअप ट्रक्स। ठीक है राइट। लाइक इससे हमें पता चल रहा है कि ये लाइक डीलरशिप मॉडल है, किसी कंपनी से बाय करके और सेल्स कर रही है वैन्स एंड ट्रक्स को। तो हमें फिनिश को भी पता चल गया, इस नेचर ऑफ बिजनेस पता चल गया। हम्म। तो नेक्स्ट लाइन में अगर हम जाते हैं तो इट इज़ अ फैमिली ओन्ड बिजनेस।
एंड इज बेस्ड इन लाहौर। यहाँ से हमें पता चला कि इट्स नॉट अ लिस्टेड कंपनी, इट्स अ स्मॉल फैमिली ओन्ड बिजनेस। नॉट अ स्मॉल, मे बी बिग बट फैमिली ओन। Yes, it's a family-owned business and is based in Lahore, where it has 4 large sites. तो यहाँ से हमें पता चलता है इसकी कोई लोकेशन सिर्फ पाकिस्तान एक कंट्री में और एक सिटी में बेस्ड इन सही है। लाहौर है। क्रॉस द बॉर्डर नहीं है, तो इससे वो ज्योग्राफिकल वाला वो फैक्टर खत्म हो जाता है हमारा। ठीक है, जबरदस्त। बट इट हैज टोटल ऑफ 40 डीलरशिप ब्रांचेस स्प्रेड थ्रू आउट द पंजाब। एक ही प्रोविंस में ऑपरेशन है। जी, एक ही प्रोविंस पे ऑपरेशन है, 40 डीलरशिप ब्रांचेस हैं। सही है। देन जबरदस्त। और जो पीएलसीबी। लोग, सॉरी सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ यार, जो लोग चैट पे लिख रहे हैं ना, तो प्लीज चैट पे आप लिखते ना, ये मेरे लिए नहीं, ये आप लोगों के लिए है। आप भी पढ़ रहे हैं, तो मैं हो सकता है आपकी बात ना पढ़ूं, सिर्फ साकिब से बात कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने लिए ये काम करें, ठीक है? सब ये काम करें चैट पर। चलें, आगे चलें। अच्छा, इस पे नेक्स्ट वो कहता है पीएलसीबी सेल्स बोथ न्यू एंड यूज्ड व्हीकल्स। सो इस पे अब उसने क्लियर कर दिया कि सिर्फ न्यू व्हीकल्स सेल नहीं कर रहा और वो यूज्ड व्हीकल्स भी सेल कर रहा है। थोड़ा सा नेचर ऑफ बिजनेस में एक एडिशन आ गई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे। फाइनेंस इज ऑफर्ड ऑन न्यू व्हीकल सेल्स बट यूज्ड व्हीकल सेल्स आर फॉर कैश ओनली। इस पे नेचर ऑफ बिजनेस अगेन वो बता रहे हैं हमें कि सिर्फ जो लोन पे कार देते हैं वो सिर्फ न्यू व्हीकल्स दी जाती हैं, यूज्ड व्हीकल्स के लिए सिर्फ कैश पे होते हैं। ठीक है। Due to global supply chain issues with sourcing new vehicles in recent years, margins on used vehicles, आगे ब्रैकेट में है कहता है वो even old fully maintained vehicles have increased significantly. ठीक है। Hence this has increasingly been PLCV focused. वो कहते हैं कि न्यू जो व्हीकल्स हैं उनके सप्लाई चेन कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उनकी इंपोर्ट्स वगैरह पे कुछ हम बात करेंगे कि लाइक पार्ट्स वगैरह में शॉर्टेज आ रही है या प्रॉफिट मार्जिन हमें कम मिल रहे हैं, और इसलिए उसका जो फोकस है यूज व्हीकल्स के बिजनेस की तरफ जा रहा है कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन बेहतर मिलने के चांसेस हैं। हमने फिर उस पर बात करनी है। सही है। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं द मार्केट प्लेस फॉर लाइट कमर्शियल व्हीकल्स इन पंजाब इज competitive and become increasingly dynamic and difficult to negotiate। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का थोड़ा सा पता चल रहा है कि बहुत competitive मार्केट है। जब बहुत competitive मार्केट होगी तो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन्स भी बहुत competitive होंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं होंगे। सही है। तो एक ही हमारे पास स्पेक्टर आ गया। नेक्स्ट वो कहते हैं कि अ न्यू आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन द लाहौर बगल अ पॉपुलर लोकल न्यूज़पेपर रिसेंटली हाइलाइटेड सम ऑफ द इश्यूज बीइंग फेस्ड। एक आर्टिकल को रेफरेंस देते हैं जिसपे कुछ इश्यूज आ रहे हैं जो वो कहते हैं कि वो रेज हुए हैं लाइक रिगार्डिंग द इंडस्ट्री के जो इश्यूज आ रहे हैं, तो वो रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम आई थिंक अपेंडिक्स पे जा सकते हैं, अगर वो हम आर्टिकल पढ़ना चाहें या हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ूंगी। सॉरी, क्या बोल रहे थे आप? मैं पूछ रहा था कि अपेंडिक्स 1 को रेफर किया था उन्होंने, अब यहाँ से हम अपेंडिक्स 1 पे जाएंगे या ये नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ूं? ठीक। मार्केट प्लेस फॉर लाइट कमर्शियल वैगन पंजाब इज कॉम्पिटिटिव बिकमिंग इंक्रीजिंगली डायनेमिक। न्यू आर्टिकल पब्लिश एंड लाहौर बगल पॉपुलर। हम इसमें दो अप्रोचेज हो सकती हैं। देखें, अपेंडिक्स 1 हमें ऑलरेडी पता है कि ये हमारे काम का अपेंडिक्स है। बाकी जो अपेंडिक्स 2 है वो बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, जो कि परफॉर्मेंस वाला था आई थिंक, है ना? और अपेंडिक्स 3 राइट। भी बिल्कुल स्पेसिफिक है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली जंप कर सकते हैं अपेंडिक्स 1 पे। अब ये दो मैंने यानी कि क्योंकि अगर अपेंडिक्स 2 भी लिंक होता ना, तो फिर हम नीचे पढ़ते। ठीक है। अब राइट क्योंकि सर। हमें पता है कि वो, तो हम यहाँ से पढ़ सकते हैं बिल्कुल। चलें। ओके। ठीक। It is an increasingly difficult dilemma. Businesses need transportation to thrive, but the only affordable form of transport available is an aging fleet of vans and trucks that belch out toxic fumes, clothing Lahore in blanket of pollution and poisoning our families and children. So I think ये ट्रांसपोर्ट जो है नॉर्मल फ्यूल जो यूज करती हैं उसकी पोल्यूशन पे बात करते हैं, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज कर रहे हैं। और आई थिंक इस पे कुछ ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डैमेज किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अपने पास और लिखते चले जाएं ज़रा, क्योंकि हमें क्या करना है, पेस्टल और पोर्टर दोनों करना है। तो अब अपने पास पॉइंट्स इस तरह नोट भी करते चले जाएं कि ये जो इन्वायरमेंटल डैमेज है ये कहाँ पे आ रहा है। ये पेस्टल में, इन्वायरमेंटल में भी आ रहा है। या यस। ठीक है, आगे चलें। ओके। Despite this, the number of light commercial vehicle dealerships has doubled in the last 5 years in Punjab.
वो कहते हैं कि पोल्यूशन है, नीचे वो कहते हैं डिस्पाइट दिस इशू जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो डबल हो गए हैं लास्ट 5 इयर्स में पंजाब, विच मींस इंक्रीजिंग इंडस्ट्री है। Many are internet only without traditional showroom. An average age of second-hand vehicles sold has increased from 2 to 5 years over the same time scale. अच्छा, तो इंटरनेट यहाँ ओनली। या यस इंटरनेट ओनली का मतलब क्या है? कि एक तरह से डीलरशिप, हमारे 40 डीलरशिप हैं, तो बिल्कुल एक जो थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट या बैरियर टू एंट्री, आपको पता है ना, उसका अपोजिट होता है। बैरियर टू राइट। एंट्री जितना स्ट्रेंथन होगा, अब बैरियर टू एंट्री इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन क्योंकि इंटरनेट वाले यार चक्कर आ गया, तो अब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट जो है, ये फैक्टर हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है। क्या ख्याल है आपका? ये ज्यादा हो गया, बैरियर कम हो गया, क्योंकि अगर आपको फिजिकल ऑफिस नहीं चाहिए, आप जस्ट वेबसाइट बनाए, ई कॉमर्स बेस्ड, और आप उस पर बिजनेस कर सकते हैं। जबरदस्त। ठीक है। और Average prices have increased by 50% over that period, but that hides an increase in dealership margins. As the average price of sales to dealership has only increased by 20% over the same period. इसमें वो कहते हैं कि जो प्राइस टू द कस्टमर्स है वो 50% इंक्रीज हुई है ओवर द पीरियड, लेकिन उसमें डीलरशिप का जो मार्जिन है वो हिडन है, वो क्लियर नहीं है, उस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। और वो कहते हैं कि एवरेज प्राइस ऑफ सेल्स टू द डीलरशिप्स हैज only increased by 20% ओवर द सेम पीरियड, व्हिच मींस कि जो डीलरशिप की कॉस्ट पड़ रही है उस पे 20% इंक्रीज हुआ है, और जो कस्टमर्स को प्राइस पड़ रही है उस पर 50% इंक्रीज हुआ है। सही है। सही है। ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर कमिंग इनटू द मार्केट फ्रॉम चाइना नाउ एंड देयर प्राइसेस आर फॉलिंग एज टेक्नोलॉजी improves, but it will be a few years before they become reasonably alternative to cost wise to fossil fuel vehicles. इसमें वो कहते हैं कि न्यू कार्स आ रही, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं फ्रॉम चाइना, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कुछ ईयर्स लगेंगे कि वो ओरिजिनल अल्टरनेटिव बनेगी। अभी वो इंडिकेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स आर एक्सपेंसिव देन आवर व्हीकल्स। तो इसका मतलब ये हमारे लिए एक तरह से टेक्नोलॉजिकल एक रिस्क हो गया बिल्कुल, पेस्टल में। पेट्रोल का टेक्नोलॉजी राइट। ठीक है। This is being addressed by the government as taxes on fossil fuels cars are set to triple over the next 10 years. वो ये कहते हैं कि ये जो इशू है इलेक्ट्रिक कार्स और नॉर्मल कार्स का, ये एड्रेस कर रही है गवर्नमेंट, और टैक्सेस जो है फॉसिल फ्यूल व्हीकल कार्स के इंक्रीज हो रहे हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स में। ये रिस्क आ जाता है कि आपको रेगुलेटरी एक नेक्स्ट फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ सकती हैं टैक्सेस की वजह से। जी। और कॉन्वर्सली 100% फर्स्ट ईयर अलाउंसेस आर नाउ अवेलेबल ऑन द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो ये यहाँ पे इंकरेज की जा रही है, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो फेवरेबल टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो इंसेंटिव्स दे रही है। सही है। But it will take time to filter through. In the meantime, schools are closed due to smoke and incidents of respiratory illness continue to climb in the Lahore. तो एक और सही है। फैक्टर आ गया environmental इशू का। ठीक है। Public opinion in Lahore is difficult to read. No one likes the smoke, and there have been even public protests about the poor controls or polluting vehicles. But most citizens are also appreciate there is no realistic alternative at the moment. Outside the city, all the smoke is less of an issue. The low incomes of business owners needing transportation is such that they cannot see any realistic alternative but to buy affordable polluting vans and trucks for the businesses. अब यहाँ यहाँ पर ये पे कहते देखो, हैं दो कि अजीब सी सिचुएशन है, थोड़ा सा इसको इस पर रुके एनालाइज करें अगर आप, तो अजीब सी सिचुएशन है। एक तो सोशल प्रेशर मेरे ऊपर ऊपर है पेस्टल का, कि राइट लोग जो है ना, पब्लिक ओपिनियन ये है कि इसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है ना। बिल्कुल लेकिन जो मेरे डायरेक्ट कस्टमर्स हैं, वो वो अलग तरीके से सोच रहे हैं। यानी कि यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास जब, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफिट तो है नहीं कि मैं ईवीज खरीदूं, तो मैं तो भाई उसी पे काम करूंगा जो सस्ती मिल रही है। आप बात समझ रहे हैं? राइट सर। तो एक तरफ से मुझे सोशल प्रेशर भी है, और वो सोशल प्रेशर क्योंकि कस्टमर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो उसकी डिमांड क्रिएट नहीं हो रही, तो मेरे मेरे पास यानी कि एक यानी कि जो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर है, वो क्योंकि हाई नज़र आ रही है, तो उसकी वजह से मैं वही व्हीकल मुझे मुझे सेल करना मेरी मजबूरी है। तो ये पॉइंट आप एक लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? राइट सर। ठीक है, आगे चलें। The courts are inundated with the cases of owner of dangerous vehicles being prosecuted for the polluting transportations, सर which सर, means के लीगल 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 प्रोसिक्यूटेड बहुत इशू लीगल आ रहे लीगल फैक्टर आ गया, कि कोर्ट्स जो है हैं। ना यस सर। उसके खिलाफ फैसला दे रही हैं, और वो पेस्टल का एक लीगल। सही है। तो अब हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया।
हमने ओवरऑल। अच्छा मुझे ना सिर्फ और सिर्फ आप एक ये काम करें कि ओवरऑल अभी तक आपने ये जो दो, एक एग्जिबिट पढ़ा है और कुछ फ्रंट एंड इन्फॉर्मेशन पढ़ी है जो कि रेलेवेंट थी, तो मुझे ज़रा पेस्टल के फैक्टर्स बता देना एक एक करके कि आपको क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स नज़र आते हैं। पॉलिटिकली ये फैक्टर्स है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं that are favorable to the electric industry, electric car vehicles, and they are discouraging the normal fossil fuel vehicles. ज़बरदस्त, तो ये ये आपने इसके एक पॉलिटिकल फैक्टर लिख दिया। क्या लिखा? पॉलिटिकल फैक्टर आपने लिखा। पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि वो 100% क्या दे रहे थे? आई थिंक अलाउंस दे रहे हैं, डेप्रिसिएशन अलाउंस कुछ दे रहे हैं। तो 100% डेप्रिसिएशन अलाउंस का मतलब क्या है कि भाई वो जो आपको एक्सपेंस मिलना था अगले 5 सालों में, वो आपको एक ही साल के अंदर अंदर मिल गया। राइट सर। तो बहुत बड़ा फैक्टर है ना। तो आपको एक तो अलाउंस मिल रहा है ईवीज के लिए, दूसरी तरफ उनका ये प्लान है कि अगले 10 सालों में क्या करना है, उन्होंने टैक्सेस को इंक्रीज करना है। टैक्सेस ट्रिपल करने हैं फॉर द नॉर्मल फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स। तो सर ये आइडेंटिफाई कर दें बस पॉलिटिकल फैक्टर में। सही है, आगे चलें। और कौन सा फैक्टर है सर? तो पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल फैक्टर है कोई? इकोनॉमिकल आई थिंक फैक्टर यही है कि आई थिंक डिमांड जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की इतनी है नहीं, जो आउट ऑफ द सिटी है, लाइक वहाँ पे पोल्यूशन भी नहीं है तो डिमांड फॉर द व्हीकल नहीं है। तो आई थिंक अगर ये डीलरशिप वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लाती भी है तो वो इतने सक्सेसफुल नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि डिमांड नहीं है। अच्छा, मैं एक एक चीज आपने मिस कर दी, हालांकि आपने पढ़ी थी। अगर थोड़ा सा 20-25 सेकंड लगाएं। एक चीज मिस करी है आपने इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक में एक चीज, इकोनॉमिक में आपने खुद एक चीज आइडेंटिफाई की थी कि हुआ क्या है, सबसे पहले जो इकोनॉमिक रिस्क है वो ग्लोबल सप्लाई चेन का रिस्क है। वो क्या राइट रिस्क है? ग्लोबल के वो जो न्यू व्हीकल्स हैं, न्यू उनके व्हीकल्स जो है, पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो रहे, न्यू सप्लाई व्हीकल्स चेन नहीं इश्यूज हैं। जिसकी वजह से मुझे यूज व्हीकल लेने पड़ रहे हैं। सही है, राइट एक सर। तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन का इशू है, जो कि हो सकता है अभी तो मैं यूज व्हीकल सेल कर रहा हूँ, न्यू व्हीकल की डिमांड होगी तो मेरे लिए वहां पर रिस्क हो जाएगा। एक ये इकोनॉमिक। दूसरा रिस्क ये है कि 50% प्राइस इंक्रीज हुई है, जिसमें एक नंबर वन फैक्टर ये है कि वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि वो एक खास फैक्टर की वजह से हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जब तक जो मेरे मार्जिन इंप्रूव इसलिए हो रहे हैं कि सप्लाई चेन के इश्यूज हैं रिलेटेड टू न्यू व्हीकल, जैसे ही वो खत्म होंगे तो मेरा मार्जिन डिक्लाइन कर जाएगा। सही है। तो और दूसरा, वो जो मार्जिन है वो 50% इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें से सिर्फ 20% हमें फायदा हुआ है। बाकी सारा का सारा मार्जिन किसको जा रहा है? डीलर्स को जा रहा है। राइट सर। एक और फैक्टर भी है सर, इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर जब आप देखें ना, तो आप देखेंगे कंट्री की सूरत हाल, कंट्री रिलेटेड फैक्टर किया है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। तो कंट्री रिलेटेड फैक्टर जो है वो सबसे पहला क्या, सप्लाई चेन के मसले हैं, वो इशूज आ रहे हैं न्यू व्हीकल्स के लिए। सर प्राइस ओवरऑल इंक्रीज कर रही है जिसमें से मेरा शेयर कम है, और वो अगेन वो सस्टेनेबल भी नहीं है, वो एक खास फैक्टर की वजह से है। एक और भी है, अगर आप याद करें, उन्होंने जिक्र किया था आउटसाइड लाहौर का, और एक हमें हल्का सा जिक्र मिला था लो इनकम ऑफ बिजनेस ओनर, याद आ रहा है? राइट सर। लाइक बार्गेनिंग पावर ऑफ वो जो कस्टमर परचेसिंग पावर है वो कम है। तो ये हमारे लिए एक इकोनॉमिक रिस्क है ना। राइट सर। ठीक है, तो ये तीन इकोनॉमिक रिस्क हमें नजर आ गए। इकोनॉमिक रिस्क, अब मैं ये सिर्फ ऐसे कोई आंसर नहीं लिख रहा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। वी आर जस्ट डिस्कसिंग वर्बली, ठीक है ना? आप एग्री है ना इससे? वरना बहुत टाइम लग जाएगा। मैं एक काम एक क्लास के एंड में आप लोगों से करवाऊंगा, और वो इंशाल्लाह मेरा इरादा ये है कि हम यहाँ पे वर्बली डिस्कस करके यही असाइनमेंट भी बना देते हैं आपके लिए, कि भाई एक प्रैक्टिस का स्टार्ट इस तरह है ना कि विद गाइडेंस पहले आप स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर जाएं। तो मैंने यहाँ पे पूरा सेशन ले लिया आप लोगों का, फिर आप खुद ये सवाल घर पे सॉल्व भी करें, असाइनमेंट दें और मुझे ज़रा चेक भी कराएं। फिर मैं देखूंगा कि भाई आपने क्या क्या छोड़ दिया फिर भी। ठीक है जी। ओके सर। अच्छा, इसके बाद एग्री कर रहे हैं ना? इससे बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं एक एक पॉइंट लिखूंगा तो। सर एग्रीड।
ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं अगला, सोशल रिस्क। वो कोई नजर आ रहा है? सोशल, वो जो स्मोक स्मोक एक प्रॉब्लम था, पोल्यूशन एक प्रॉब्लम आ रही थी। सर वो वो तो एक एनवायरनमेंट का है ना रिस्क। प्रॉब्लम। अब देखें, ये मैं आपका थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, लाइन डेवलप कर रहा हूँ। जो पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो तो आप इन्वायरमेंट में लिखोगे ना, सोशल की है। राइट सर। लाइक इसके मार्क्स कटते हैं। आप बात समझ रहे हैं किस चीज़ के मार्क्स कटते हैं? अब या तो एक में से एक। दो काम करेंगे आप, या तो डुप्लीकेट कर रहे होंगे दोनों, सोशल और एनवायरनमेंट दोनों में, या एनवायरनमेंट में सिर्फ लिख के आएंगे, सोशल कुछ नहीं लिख के आएंगे। समझे बात? सोचे सोचे, सामने का जवाब। सोशल होता क्या है सर? सोशल क्या मसला होता है? सोशल, आई थिंक जो पॉपुलेशन वगैरह के जो इश्यूज आ रहे होते हैं, जो जेंडर्स, रेसेस, जो जो पोल्यूशन, लाइक आपका जो आबादी होती है, आप उसमें जो प्रॉब्लम आ मतलब रहे मैं होते हैं आपकी एनवायरनमेंट पब्लिक। जब लिख रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा इसको और फिल्टर, जब मैं एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें लिख रहा हूँ, सोशल में क्या अलग लिखूंगा? जो लोग बीमार हो रहे हैं। नंबर जबरदस्त। अच्छा एक और चीज भी, सबसे पहली चीज ये लिखूंगा, सोशल में कोई पब्लिक प्रेशर ग्रुप्स तो नहीं है? तो मुझे वो नजर आ रहा है कि पब्लिक जो है उसका ओपिनियन मुझे नजर आ रहा है, प्रोटेस्ट का जो है ना पूरा पोटेंशियल है। राइट सर, बिल्कुल है। सही है। तो इंक्रीजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट, पोटेंशियल पब्लिक प्रोटेस्ट, या पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द इमिशन व्हीकल, ये मेरा सबसे पहला सोशल रिस्क है। सही है। राइट सर। दूसरा रिस्क क्या है? क्योंकि रेस्पिरेटरी इलनेसेस का उसने बताया प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। हम्म। राइट सर। तो अब ये इट में लीड टू द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। क्योंकि देखिए सोशल रिस्क, मुझे रिस्क कब बनेगा कि उसका कोई इम्पैक्ट आए। तो एक तो इम्पैक्ट देखें, प्रोटेस्ट की वजह से क्या आएगा कि लोग मुझसे खरीदेंगे नहीं, या मेरी जो प्रोड्यूस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो यूज़ नहीं की जाएंगी। सही है। इसका ये फैक्टर है। दूसरा सोशल रिस्क जो है, रेस्पिरेटरी इलनेसेस हो रही हैं तो उसकी वजह से स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आ सकती हैं, अगेन उसका मेरे ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की थी कि पब्लिक सेंटिमेंट्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल सिग्निफिकेंटली मुझे डिटरमिन करना चाहिए कि एक तरफ पब्लिक ओपिनियन जो है वो अगेंस्ट है फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स के लिए, लेकिन मेरे जो डायरेक्ट कस्टमर है वो अब भी यही चाहते हैं। तो ये मेरे लिए एक तरह से टू वे रिस्क हो गया कि मैं दोनों तरफ से फंसा हुआ हूं। तो पब्लिक सेंटिमेंट इज डिवाइडेड। People dislike smoke, but they also need discounted product, or they also don't want to have a EVs or alternative vehicles because of its cost. ठीक है। राइट सर। Unless and until there is only realistic alternative to use for all fossil alternative to old fossil vehicles। अच्छा यूज भी ओल्ड व्हीकल्स हो रही हैं। तो मेरा राइट ये सर। रिस्क हो गया। इसके बाद सर आ जाते हैं एनवायरमेंटल पर। जी। तो ये तो आसान। ये आसान है। आई थिंक स्मोक पोल्यूशन से इंक्रीज हो रहा है बहुत ज़्यादा। हम्म। जिसकी वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं, हेल्थ रिस्क इंक्रीज। अब ये यहाँ पे मैंने एनवायरमेंटली कवर किया। सोशल कब है? जब लोगों लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाए ना तो सोशल हो जाता है। एनवायरमेंटल जाहिर सी बात है, सिर्फ एनवायरमेंट की बात होगी। ठीक है जी। इफेक्ट्स ऑन पीपल जब आपकी बात नहीं करते हैं। हम्म। ठीक है। तो ये मैंने एनवायरमेंट की बात कर ली। लीगल सर, लीगल का आपने खुद आइडेंटिफाई आपने किया था, एक तो कोर्ट लो हैं, एक्टिवली प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। सही है। राइट सर। इसके अलावा मैं जब भी बात करता हूँ, देखो हमें जो है जब ये पेस्टल कर रहे हो ना तो इसमें एग्जिस्टिंग को भी देखना पड़ता है, और पोटेंशियल क्या रिस्क आने वाले हैं उनको भी देखना पड़ता है। तो पोटेंशियली जो है ना, क्या होगा, अल्टीमेटली रेगुलेशंस आएंगी इससे रिलेटेड। तो एक ये लीगल रिस्क है, न्यू इमिशन लॉज आ जाएंगे, आ सकते हैं। सही है। एक और चीज जो यहाँ पर अभी हमने नहीं देखी, चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। राइट सर। अच्छा अब आ जाते हैं जरा, ये हो गया हमारा पेस्टल। तो ये सिर्फ पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं एक एक लाइन में, एक एक दो दो लाइंस में। ठीक है ना? अच्छा इसके बाद आ जाते हैं पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल। जी सर, इसमें कुछ बताएं।
इसमें अगर हम बात करें उसकी बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर्स की, वो डेफिनेटली ज़्यादा है उनकी। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, अच्छा सबसे पहले तो स्टार्ट आपको पता है ना, पेस्ट पोर्टर 5 फोर्सेस का थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स से होता है, फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर सप्लायर, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड देन राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर। ठीक राइट है। सर। तो आपने अ, यहीं से इस तरह लॉजिकली चलना है। तो थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट का पहले देखें, लेकिन इससे क्या वो होगा कि आपकी कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाएगी, आपके जहन में मॉडल होगा तो आप कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाएगी। ओके सर, थ्रेट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हाई है, लाइक वो ई कॉमर्स बेस्ड जो वेबसाइट्स हैं जो वो काम कर रही हैं तो हाई है, लाइक बैरियर्स टू एंट्री लो हैं और थ्रेट ज़्यादा है, हाई है। एक जगह है ना, इसको और स्पेसिफाई कर सकते हैं आप। एक तो आपने ये बहुत ज़बरदस्त बात की कि इंटरनेट जो है ना डीलरशिप बढ़ी है, एक और जगह जिक्र है कि जो लीडरशिप है ना वो डबल हो गई है पिछले 5 सालों में। याद आ रहा है? बिल्कुल। याद 5 आया ईयर्स था। में 50% इंक्रीज हो गई। 50% इंक्रीज हो गई है। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं इसमें कि ये मतलब एक तरह से इंडिकेशन भी है। ठीक है। इसके बाद आ राइट जाते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अच्छा ये इसमें मुझे ये बताना है कि हाई है लो है, तो आप हाई है बिल्कुल, आपने भी ये कहा। इसके बाद है बार्गेनिंग पावर सप्लायर जी। सर, हाई है, लाइक सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से तो जो डीलरशिप की है या लाइक इनकी डिपेंडेंस ऑन द सप्लायर ज़्यादा हो गई है, और जिसकी वजह से सप्लायर इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के पैसे चार्ज कर सकते हैं। अच्छा हाई है, मैं इसको ज़रा काउंटर करता हूँ। देखो, आपने जब सप्लायर को समझना है तो दो सप्लायर्स हैं हमारे पास। वो उसने बात जो की ना, उसने कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन के इश्यूज हैं, लेकिन वो अभी बहुत आसानी से कटर हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास यूज व्हीकल्स इजीली अवेलेबल हैं। राइट सर। अब आपका जवाब क्या होगा? आई थिंक फिर इन केस अब वो फिर लो हो जाएगा, बार्गेनिंग पावर क्लास लो है क्योंकि हम लोग यूज की तरफ, मॉडल की तरफ चले जाना शुरू हो गए हम्म। लो हो जाएगा। हैं। लो हो जाएगा। लेकिन एक इसमें, अगर हम इसको सेपरेटली फॉर यूज व्हीकल्स और सेपरेटली फॉर न्यू व्हीकल्स लिख दें, क्योंकि लाइक इस तरह से किसी भी रॉ मटेरियल की या सप्लाई शॉर्ट होती है, तो जो सप्लायर होते हैं वो फिर प्राइसेस ज़्यादा चार्ज करते हैं, लाइक वो आर्टिफिशियल भी शॉर्टेज क्रिएट करते हैं और प्राइसेस भी अपनी मर्जी के चार्ज करते हैं। बहुत जबरदस्त बात करी, बस ये बात लिखनी है आपने। और फिर इसका मतलब ये हुआ कि ना ये लो है ना हाई है, ये मॉडरेट है, लो टू मॉडरेट है। क्यों? राइट क्योंकि सर। अभी तो इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं, अभी तो एट दैट पॉइंट वी आर एबल टू सोर्स द व्हीकल, यूज व्हीकल which are in demand, which are already in demand. But when demand rises regarding the new vehicle, when economic situation revives, then people may demand for the new vehicle. Then in that case ultimately supplier bargaining power will be increased due to the global supply chain issues. It means that we can mark it as low to moderate. राइट सर। आपने खुद जवाब दिया है ये, मैंने सिर्फ उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर किया था। राइट सर। आ जाते हैं, आजा अब बार्गेनिंग पावर बायर्स का बताएं। आई थिंक बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स ज़्यादा है, लाइक इसमें एक तो इसमें वो बता रहे हैं कि एक तो डीलरशिप्स इंक्रीज हो गई हुई हैं, ई कॉमर्स बेस पे डीलरशिप्स आ गई हुई हैं, तो कस्टमर्स डज हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस टू स्विच द डीलरशिप्स, तो इसकी वजह से बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स ज़्यादा है, हाई है। जबरदस्त। क्योंकि बहुत सारा डीलरशिप्स आ गए हैं। अच्छा, बहुत बहुत सारी जो है ना ऑलरेडी डीलरशिप्स मौजूद हैं, तो उसकी वजह से बार्गेनिंग पावर हाई होगी। ठीक है। राइट। अच्छा अब आ जाते हैं थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट। ये भी आई थिंक पिछले वाले से लिंक ही होगा, लाइक हम्म। थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट भी ज़्यादा है, लाइक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, डीलरशिप बहुत ज़्यादा है, और कंज्यूमर डज हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस टू स्विच प्रोडक्ट्स। सर बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर रहे हैं आप, दोबारा जवाब दें आप, थोड़ा सा वो हो गए। यानी कि वो बोले ना, अच्छा खेलते खेलते बस अचानक से आप डी ट्रैक हो गए। लाइक इसमें आई थिंक जो प्रोडक्ट स्विचिंग कॉस्ट है वो कंज्यूमर की इतनी ज़्यादा है नहीं, नजर नजर नहीं आ रही। लाइक वो अगर एक डीलरशिप से दूसरी पे जाता है कंज्यूमर, तो उसको उसके लिए आसान है एज मैं कम्पेयर टू। दोबारा कह रहा हूँ, आप बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर रहे हो, और सामने का पॉइंट है, अभी मैं जब बोलूंगा ना आप बोलेंगे ये कैसे मिस हो गया।
लाइक न्यू व्हीकल्स और यूज व्हीकल्स की हम बात करें इसमें। सर आप उसको कैसे भूल गए, ईवीज को? इलेक्ट्रिक व्हीकल, यस ईवीएस, यस सर, ईवीएस। वो खुद राइट अल्टरनेट बोल तो रहा है कि वो अल्टरनेटिव है। सर, राइट सर। देखें देखें, मेरी बात सुने। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो क्या होती है? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंट है, लेकिन उसका यूज ऐसा है कि जिसकी वजह से जो जो उसका यानी कि ऑब्जेक्टिव है उस प्रोडक्ट का वो फुलफिल हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन इज अ मेन ऑब्जेक्टिव फॉर व्हीकल। अब व्हीकल आपकी एग्जिस्टिंग फॉसिल वाली हैं या सब्स्टिट्यूट है? अब आप दो आंसर, दो तरीके से आंसर दे सकते हो। एक आपने वो वाले जो आंसर बताया कि भाई वो सब्स्टिट्यूट है, स्विचिंग, वहां पे सारी अजम्पशंस हैं। अब वो पता नहीं वो जो डिफरेंट डीलर्स हैं वो क्या डिफरेंट, जबकि हमें पता है कि भाई व्हीकल की मार्केट में जो ट्रक्स वगैरह हैं, वो एक तो एक ही तरह के होंगे ना तकरीबन। बस वो सारी लड़ाई उसकी होगी, प्राइसिंग की होगी। बाकी तो तकरीबन एक ही तरह की चीज़ें मार्केट में होंगी। जो जो इन्वायरमेंट ओवरऑल हमें नजर आ रहा है ना। चेंज राइट फर्क सर, सिर्फ कहाँ पर है? फर्क है ईवीएस की वजह से। ईवीस में। तो आपने ईवी का जिक्र नहीं किया तो सब्स्टिट्यूट की समझे बात ही नहीं की आपने। राइट सर। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या, अब बताएं थ्रेट हाई है, मॉडरेट है क्या? आई थिंक थ्रेट फिर लो हो जाता है, बिकॉज कंज्यूमर के पास, मतलब वो कर सकते, ईवीएस पे जा सकते हैं। हम्म। हाँ, तो तो इसमें फिर ऑप्शंस इसमें भी है। इसमें देखें, मैं फिर आपको काउंटर करूंगा, लेकिन ईवीज की गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने दो तरीके से इंसेंटिव्स भी दिए हैं, टैक्सेस इंक्रीज करने जा रहे हैं। तो फिर इसमें वो थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा कि लाइक प्राइसेस भी ईवीएस की हाई है, लेकिन एक दो लाइन्स में बताना पड़ेगा कि ये एक। मैं दो पॉइंट्स में बड़ा आसान तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर इमर्जिंग एज एन अल्टरनेटिव, तो कॉस्ट स्टिल रिमेन्स अ बैरियर फॉर नाउ। ये तो अभी की बात हो गई। हाउ ओके। एवर it the government incentives can enhance or can accelerate the adoption of the new technology। समझ में आ रही है? राइट तो इन दो पॉइंट्स की वजह से इट्स नॉट लो टू मॉडरेट। पहले हमने एक बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर में लो टू मॉडरेट किया था, इट्स मॉडरेट टू हाई। या तो मॉडरेट है या हाई है, ओके। लो नहीं है। राइट सर। क्योंकि भाई गवर्नमेंट आपको इतना बड़े इंसेंटिव ले रही है, वो 100% एक तरफ से उसने आपको अलाउ कर दिया है, दूसरी तरफ से टैक्सेस उनका प्लान है कि भाई वो तो फिर बिजनेस के लिए वैसे ही सस्टेनिंग नहीं रहेगा ना ये। राइट सर। सही। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हम्म, मैं आपको है ना एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ की। ये आपने नाम सुना होगा, ये बस एक मैं प्रैक्टिकल दे दूँ। इसका लकी लकी ग्रुप का नाम सुना है? जी सर। अच्छा, ये जो लकी ग्रुप था ना, ये तकरीबन क्योंकि हमने कुछ वजह से असेसमेंट की थी, तो मैं जस्ट जनरल बता देता हूँ कि आपको नज़र आया होगा कि लकी सीमेंट हुआ करता था काफ़ी टाइम तक। सिर्फ लकी को लकी सीमेंट से पहचाना जाता था। सही है। अब उसने एक्सपेंड करते कर अचानक से उसकी एक्सपेंशन शुरू हुई है पिछले 6-7 सालों में। अब आपको लकी सीमेंट भी मिलता है, तब हार्ट इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा, वो भी लकी ग्रुप का है। फिर आपको लकी एंटरटेनमेंट भी मिलता है, लकी मॉल आ गया है। और मतलब इस तरह अब वो मतलब एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। तो हुआ क्या, हुआ ये कि उन्होंने जो भी प्रॉफिट्स करते जा रहे थे वो, हाँ, लकी मोटर्स आ गया, ये सब इन 7-8 सालों में हुआ है। तो ये कैसे हुआ, ये इन्होंने ये किया कि भाई इन्वेस्टमेंट जो जो भी इनका प्रॉफिट आ रहे थे वो री इन्वेस्ट करते चले गए। अब उन्होंने ये किया कि हैवी एक्सपेंशंस की, जिसकी वजह से उनको, आपको पता है, इनिशियल अलाउंस मिल जाता है। 25% डेप्रिसिएशन अलाउंस मिल गया, 10% वो। तो उसकी वजह से हुआ ये कि उनका जो कैश फ्लो था उसमें एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। आप खुद सोचे ना कि एक एसेट, अब इस केस में देखें, एक एसेट जो है वो आपको 100 रुपए का ले रहे हैं, और आज के आज ही वो 100 रुपए आपको उसका एक्सपेंस मिल गया। तो ये कितना बड़ा, यानी कि उसका 30% आप निकालें तो टैक्स आपका कितना कम हो गया। तो एवरेज जो टैक्स रेट है वो 29% से कम होकर आज के साल में, अगर से मैं स्ट्रिक्ट कैश फ्लो की बात करूं, तो वो 3-4% पे आ जाएगा कोई। आप बात समझ रहे हैं? राइट सर। 2-3% पे आ जाएगा। तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा था इसकी सेंस देने के लिए कि ये कितना बड़ा फैक्टर है।
ठीक है। राइट सर। अच्छा, इसके बाद इंडस्ट्री राइवलरी। लाइक कंपटीशन काफी ज्यादा है, इस वजह से इंडस्ट्री राइवलरी नजर आती है। या उसमें आप कुछ लेकिन अच्छे वर्ड यूज कर लें, लाइक एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं। एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज लाइक लो लो प्रॉफिट मार्जिन्स पे हम्म। आप बात कर सकते हैं। यू डोंट हैव हम्म। द फ्लेक्सिबिलिटी टू चार्ज हाई प्राइसेस, लाइक हम्म। यू नीड टू कीप द प्राइसेस एट वेरी competitive हम्म। रेट्स। सो हम इस पे बात कर सकते हैं। हम्म। हम्म। इसके अलावा हमने वो देखा था कि अनसस्टेनेबल प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं, बस शॉर्ट टर्मिज्म की तरफ है ज़्यादा ये मार्केट। तो राइवलरी बहुत ज़्यादा है। ये राइट जो है सर। ना, हाई है बहुत ज़्यादा। ठीक है। ठीक है जी। तो राइट सर। अच्छा, अब मैंने ना एक काम और किया है, थोड़ा सा बोरिंग काम था, जो लोग रिकॉर्डेड ले रहे होंगे, लाइव ले रहे होंगे, उसकी लॉजिक अब मैं बताता हूँ। एक काम देखो, जो आपको एग्जाम में करना है ना, वो अब मैं बार बार कह रहा हूँ, लाइव सेशन हमारे जो है टोटली डिफरेंट होंगे। जो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड जो सेशंस हैं हमारे पास, वो उसका पर्पस क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बेस इंक्रीज करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करना है, रिक्वायरमेंट समझनी है। वो अपनी जगह चल रहा है और वो अपनी जगह लॉजिकल है क्वेश्चन को करने का। यहाँ पे जो मैं स्पेसिफिक काम कर रहा हूँ, दो काम कर रहा हूँ, कि आप आंसर जनरेट करें, दूसरा जो वो एग्जाम इन्वायरमेंट है उसमें करें। अब एग्जाम में आपने क्वेश्चन पढ़ लिया ना, तो अब आपको मेमोराइज करनी है सारी चीज़ें। तो इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ पे ब्लैंक पेज रखा हुआ है। क्या समझे? राइट सर। मैं लिख भी नहीं रहा। ऑल दो लिखना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वो मैंने आपसे लिबर्टी ली है। लेकिन आप ये देखें कि ब्लैंक पेज है, मेमोरी के थ्रू आपने किया है, और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। क्या ख्याल है साकिब? मतलब आपने अभी राइट सब सर। कुछ जो आपने सिनारियो, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात किया है कि क्या सीखा है सर, आपको स्टोरी की तरह करना पड़ेगा। आपको सिनारियो के साथ कनेक्ट करना होगा, आपको जहन में एक स्टोरी होनी चाहिए पूरी कनेक्टेड। ठीक है जी। राइट सर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2A हो गया। अब आ जाते हैं रिस्क। अब जब हमने रिस्क फैक्टर्स किए हैं, रिक्वायरमेंट हमारे जहन में, हमने दो रिक्वायरमेंट करनी थी ना, वो हमारे जहन में होनी चाहिए, तो दूसरी क्या थी? हमने उसकी रिकमेंडेशन देनी है कि हाउ टू एड्रेस द रिस्क। हाँ, हमें रिस्क को एड्रेस करना है, और उसके लिए सबसे पहले हमें समराइज करने पड़ेंगे रिस्क। मैंने आपको क्या बताया था शुरू में कि प्लान बनेगा नॉट ऑन स्पेसिफिक सिंगल सिंगल रिस्क पर, बल्कि उसको एक कंपोजिट वे में देखना पड़ेगा। तो भाई आप मुझे एक बात बताएं, ओवरऑल आपको क्या लगता है, अगर मैं तीन आपसे चीजें पूछूं कि तीन ऐसी चीजें बता दो कि यार ये रिस्क है, तो वो क्या है? जी। और एक तो नंबर वन रिस्क आपका जो इंक्रीज्ड कंपटीशन है, लाइक ई कॉमर्स बेस पे आपका डीलरशिप नेटवर्क चल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। लाइक आपके डीलरशिप को अफेक्ट कर सकता है ये जो इंटरनेट बेस्ड डीलरशिप्स आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको आई थिंक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी। अच्छा, ओवरऑल जो मुझे एक मैंने रिस्क सेंस किया ना, कि मेरी डिपेंडेंस, जो आपके मैं पॉइंट को ही लिंक कर दूं, यूज व्हीकल पे ज्यादा है, नंबर वन। दूसरा, मेरा कंपटीशन इंटरनेट ओनली डीलरशिप से है, कि ये वो चेंज हो रहा है। दूसरा ये है कि कस्टमर प्रेफरेंसेस भी इवॉल्व हो रही हैं, हो सकता है वो यूज व्हीकल की जगह पे शिफ्ट हो जाए न्यू व्हीकल्स पे। तो ओवरऑल जो मेरा अपना बिजनेस मॉडल है, उसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है। मेरा बिजनेस मॉडल क्या है कि मैं यूज व्हीकल पर डिपेंडेंट हूँ, और मेरी डीलरशिप है, यानी कि जो फिजिकल डीलरशिप्स हैं। मैं अभी टेक्नोलॉजी या इंटरनेट पे काम नहीं कर रहा, तो मुझे ओवरऑल ये जो ओवरऑल जो मसला है, वो बिजनेस मॉडल का मसला है। आप समझ रहे हैं बात? राइट। तो फर्स्ट मेरा एक्शन क्या होगा कि मुझे हेडिंग क्या बनानी है, मुझे बिजनेस मॉडल एडजस्ट करना है, या अडेप्ट करना है, या रिवैम्प करना है। उसमें मुझे एक्शंस बताने होंगे। सर एक्शंस क्या लूंगा? बहुत आसान एक्शंस हैं, आप बता सकते हैं बहुत आसानी से जी। लाइक आपको मार्केटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। नहीं, मार्केटिंग तो इधर कहीं भी नहीं थी। लाइक आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजी आई थिंक किस तरह से रखनी पड़ेगी कि आप इंटरनेट बेस्ड जो डीलरशिप्स हैं उनको भी यार कैटर कर एक एक सकें। एक चीज तो सबसे पहले आपको करना है ना, ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म आपको बनाना है बस। इंट्रोड्यूस ऑनलाइन राइट। सेल्स प्लेटफॉर्म, आप खुद तो कह रहे थे अभी। राइट सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने क्या काम करना है? दूसरा आपने आई थिंक अपनी बिजनेस इन्वेंट्री को मॉडल। डाइवर्सिफाई करना है बस। राइट।
न्यू व्हीकल्स की भी इन्वेंट्री लेकर आनी है। आपके पास है ना कुछ कंटेंट कम है, उसकी एक वजह है, थोड़ी देर में आएंगे हम। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जरा दूसरा रिस्क। दूसरा क्या है इसके अलावा रिस्क, आपको क्या नजर आता है? जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, बहुत बड़ा रिस्क है। हम्म। लाइक इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। सही है। तो एक जो बहुत बड़ा जो फैक्टर है, आपको एक शिफ्ट चाहिए, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट चाहिए, बेसिकली नॉट एन ऑपरेशनल और एफिशिएंसी शिफ्ट, इट इज एन स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल व्हीकल टू ईवीज। सही कहा मैंने? यस सर। बस अब उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आप कुछ सोचा, आपके पास एक ये आ गया मसला कि भाई मुझे स्ट्रेटेजिक शिफ्ट चाहिए, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? आप अपने पोर्टफोलियो में, लाइक अभी आप यूज व्हीकल्स और न्यू व्हीकल्स में डील करें, आप ईवीज को भी सेल करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप बिजनेस। ये काम करेंगे कि यू विल हैव लाइक पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स और पार्टनरशिप विद ईवी मैन्युफैक्चरर, लाइक, राइट्स। राइट, टू इंट्रोड्यूस अफोर्डेबल ईवीज इन पंजाब। ठीक है। उसके बाद दूसरा काम करेंगे, आई विल लेवरेज गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। ये दो काम तो आसान है ना, सामने के नजर आ रहे हैं, क्या ख्याल है? राइट्स। राइट्स सर। ठीक है। उसके अलावा आप अपना तीसरा काम क्या करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट, एक मसला ये भी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना, तो आप इस चीज़ को बाकायदा करेंगे, नहीं सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे। वो डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे होती है? वो डिमॉन्स्ट्रेशन होती है कि वी आर कंप्लायंट इन्वायरमेंटल, वी आर एक्चुअली इन्वायरमेंट कॉन्शियस मैन्युफैक्चरर। तो उसके लिए आपने देखा होगा, आप अपनी रिपोर्ट्स में तो वो आप पब्लिसाइज करेंगे अपने इन्वायरमेंटल मेजर्स को। ठीक है। ओके सर। और चार चौ फोर्थ पॉइंट जो आप करेंगे, आप उस पब्लिक की पब्लिश जो साइज करेंगे उससे पहले एक काम करेंगे जो वो भी पब्लिसाइज होगा, कि यू विल डेवलप योर ऑल ओन इन्वायरमेंटल पॉलिसी या इन्वायरमेंटल कंप्लायंस फ्रेमवर्क। आपका अपना अब तो गवर्नेंस फ्रेमवर्क के साथ, तो ये आप फ्रेमवर्क बना लेंगे। अच्छा, ये चीज़ें देखिए, ये ना, अब अगर आप मुझे कहेंगे ना कि कहीं आपको अ, किसी, यानी कि बुक के कंटेंट से मिले, तो इससे ज्यादा आपको ये ना बिजनेस अक्यूमेंट से मिलेगा। और कहाँ से मिलेगा? आप जो आईसीडब्ल्यू के ज्यादातर क्वेश्चंस करेंगे या आंसर्स देखेंगे, तो वहां पे आपको इस तरह के मेजर्स नजर आएंगे। लेकिन अगर देखा जाए प्योरली, तो आपका 50% मसला तो जब हल हो जाएगा, जब आप खुद से अपने ऊपर अप्लाई करके सोचेंगे कि यार मेरे पास ये एक मसला है, अब मैं इसको कैसे करूं। तो भाई सबसे पहला, अगर मुझे ईवीज की तरफ शिफ्ट होना है, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ेंगे, मैं मैन्युफैक्चर तो हूं नहीं। तो ये चीज सोचना इतना मुश्किल नहीं है, क्या ख्याल है साकिब? राइट सर, बिल्कुल। है ना? तो ये दो तो यस। आपने ना मेजर मेजर इश्यूज बता दिए। एक और भी मसला है, एक और सर, भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लाइक अडॉप्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज इन बिजनेस स्ट्रेटजी। अब ये थोड़ा ना ट्रिकी है, इसमें अगर आपका जो है ना कॉन्सेप्ट्स अच्छे डेवलप हुए होंगे ना, तो आप इस चीज़ को टारगेट कर सकते हो। मेरे को देखो इस वक्त मसला क्या है, कि एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि मेरा कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ और जहन में रखना, मैं ना ज़रा रिक्वायरमेंट्स है ना आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, और वो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, दोबारा से नोट इसलिए करवा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में उसने खुद लिखा है। There is a difference between competitors analysis and Porter's फाइव फोर्सेस मॉडल। ये मैं जब स्टेटमेंट पास करता हूं, इसका क्या मतलब है? जी। जी, सवा दो हो गए। नमाज का टाइम निकल गया है, नहीं निकलना चाहिए था। बस इसको क्लोज करके हम फिर एक साथ नमाज के लिए जाते हैं। जी जल्दी बताएं साकिब। एक competitive एनालिसिस में आप ओवरऑल बात करते हैं सब एनालिसिस को लेके। लेकिन जब जब अगर वो सिर्फ पेस्टल की बात करता है, तो नो, हमें पेस्टल सिर्फ नहीं एक कह रहा मैं, पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल। रिपोर्टर फाइव, तो हमें सिर्फ एक एक मॉडल के अगेंस्ट हमें बताना होता है कि उसकी जो रिस्क और जो उसके लाइक क्या क्या हो सकता है, रिस्क और रिकमेंडेशन के मुताबिक होती हैं। लाइक अब हमसे वो ओवरऑल पूछ रहे हैं, तो हमने फिर ओवरऑल बताना होता है सब मॉडल्स जो होते हैं उनको कंसिडर करके। आपका मैं जवाब जो है ना, मैं एक बड़ा इंटरेस्ट, अब ये देखो, ये होती है रिक्वायरमेंट को कितना डीप हमने देखा है।
ये जो इस सवाल का जो जवाब है ना, खुद रिक्वायरमेंट में उसने बताया हुआ है। पता है कैसे? बताऊं अभी? इसमें वो पॉइंट ए से रिक्वायरमेंट लिंक पढ़ो, कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट पढ़ो। 5वीं दफा पढ़वा रहा आइडेंटिफाई हूँ। पढ़े। आइडेंटिफाई रिस्क्स इन द मैक्रो यहीं रुक जाए, एंड यहीं रुक जाए। आइडेंटिफाई रिस्क इन मैक्रो। तो मैक्रो किसके साथ लिंक है? टेस्ला के साथ। अगली बात। कंपैटिटिव एनवायरनमेंट, वो किसके साथ लिंक है? फोर्टर फाइव फोर्सेस के साथ। तो पोर्टर 5 फोर्सेस किसके लिए यूज होता है? कंपैटिटिव एनवायरनमेंट के लिए। और कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस किसके लिए यूज होता है? अ, वो भी इसी के लिए यूज होता है। नहीं। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि ओवरऑल कंपटीशन किस लेवल का है। तो वहां पर मैं, राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर एक फैक्टर है। जब राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर को और मैं डीप डाउन गया तो फिर वो कॉम्पिटिटर एनालिसिस बना। मैंने वो क्या किया, मैंने फिर कॉम्पिटिटर्स को देखना शुरू कर दिया कि मेरे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, और फिर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स क्या क्या एक्शन ले रहे हैं। दैट इज कॉम्पिटिटर एनालिसिस। वो क्या काम राइट कर सर। रहे हैं। देखो ये बड़ा डीप एक पॉइंट है कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल को अक्सर लोग समझते हैं कि ये कोई है मॉडल जो कि ओवरऑल एनवायरनमेंट या ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में बताता है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैक्रो जो एनवायरनमेंट है वो पेस्टल देता है मुझे, कि क्या वहां पे पॉलिटिकल फैक्टर हैं, क्या इकोनॉमिकल सोशल टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। जब मैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल की बताता हूं तो वो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, या जब मैं ओवरऑल जो इस मॉडल को अप्लाई करता हूं तो मुझे ओवरऑल पता चलता है कि भाई कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पर कितनी है या कितनी नहीं है, या कंपटीशन कितना ज्यादा है। कंपटीशन ज्यादा होगा अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर ज्यादा होगी। कंपटीशन ज्यादा होगा अगर क्या कहते हैं, थ्रेट्स फ्रॉम न्यू एंट्रेंट ज्यादा होंगे। कंपटीशन ज्यादा होगा अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ज्यादा होगी। और कॉम्पिटिटर ज्यादा होगा अगर राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर ज्यादा होगा, बट दैट इज ओनली वन फैक्टर ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। बाकी 4 फैक्टर्स भी हैं। आप बात समझ रहे हैं? राइट सर। तो जो कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस है, इट इज एन एक्सटेंशन एंड फर्दर डिग इन द राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स। That is one factor in while we are evaluating overall competitive environment. तो अब जब मेरे जहन में ये वाली जब मेरे चीज क्लियर हो गई ना, तो अब एक मसला और भी है ओवरऑल सिनारियो में। वो मसला क्या है और उसको हल करना है। मैं देखो, एक एक काम मैं अक्सर कहता हूँ कि जब एक काम होता है कि आपने वो जो कंपनीज में जो फंक्शन कर रहे हैं, जो चेंजेस लेके आ रहे हैं, वो आपने काम कर लिया, और एक उसको पब्लिसाइज करना। अच्छा, वो मैंने आपको बता दिया। अब एक और फैक्टर भी है यहाँ पे समझने का मसला ये, कि किसी ना किसी तरह सस्टेनेबल अपने आप को करने के लिए ना, मुझे अपने आप को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्योंकि अब ये जो ओवरऑल इंडस्ट्री है ये मिच्योरिटी की तरफ जा जा चुकी है। यानी कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, सस्टेनेबिलिटी नज़र नहीं आ रही अगले 5-10 सालों में। क्या ख्याल है? खास तौर पर बिल्कुल। अगर मैं इसी तरह काम करता रहूं। क्यों? इसकी मैं वजह बताता हूँ। सर, आप एक ब्रांच की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये लॉस में है। 38.7 मिलियन का लॉस है। ठीक है। ओवरऑल मुझे नजर आ रहा है कि इसका मतलब ये है कि बाकी भी लॉसेज होंगे, उसने तो एक ब्रांच दी है। मतलब एक ब्रांच तो वो प्रॉफिट में देता ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक ब्रांच, अगर मैं किसी कंपनी से भाई बोलूँ कि आप है ना मुझे अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए एक रिपोर्ट दो, तो वो बेस्ट रिपोर्ट देगा ना। उसने एक ही रिपोर्ट लॉस की दे दी, तो ये एक इंडिकेशन है कि भाई ये तो लॉस में है ओवरऑल कंपनी। ठीक है। तो लॉस मेकिंग बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है आपको, और वो क्यों नहीं है? क्योंकि कंपटीशन प्राइसेस में बहुत ज़्यादा है। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कब अराइज होगी? जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसी तरीके से। और डिफरेंशिएशन का सोर्स मेरे सामने है। मुझे ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन द कंपेन फॉर एग्जांपल क्लीनर पंजाब और स्मार्ट फ्लीट। क्या ख्याल है? क्या राइट ख्याल है? सर। कस्ट मैंने अपने एम्प्लॉयज के लिए तो काम किया हुआ है कि उनको दिया, लेकिन कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम मुझे अभी तक कोई नजर नहीं आया।
तो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम होगा। अब है ना, कुछ चीज़ें मैंने आपको कहा था कि जब हम अपेंडिक्स 3 देख रहे होंगे ना, तो वहां पे और अपेंडिक्स 2 में नजर आएंगी, तो वो ये जब आप देखते ना तो आती। अच्छा, अब हम फिलहाल इस सवाल को छोड़ देते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा मेरे जहन में नहीं आ रहा। मैं रियलिस्टिकली चल रहा हूँ। ठीक है, अभी तक जो मैंने राइट इन्फॉर्मेशन सर। पढ़ी है वहां तक समझ, यहाँ तक आप मेरे साथ हो, सब चीजें समझ में आ रही हैं, कुछ आउट तो नहीं हो रहा? राइट सर। जी जल्दी से बताएं। अभी तक सब कंट्रोल में है? कोई ऐसी चीज जो मुश्किल लगी हो, जो आप नहीं सोच सके हो? सब आपसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने जनरेट करवाया है यहाँ पर। ठीक है जी। राइट सर। साके अब आपने खुद सवाल ये सॉल्व किया है, बात सिर्फ इतनी सी रह गई, अब उसको अटेम्प्ट करना है बस। थॉट जनरेशन आपने खुद की है। टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन ये टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो फिर टाइम कम होगा। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब आ जाते हैं इवेलुएट प्रॉस एंड कॉन्स। तो उसके लिए हमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे जाना पड़ेगा। तो सर परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे मैं गया और मैं ज़रा उससे रिलेटेड पैरा पढ़ लूँ। ईच डीलरशिप ब्रांच इज मैनेज बाय लोकल डीलरशिप मैनेजिंग डायरेक्टर। ईच डीलरशिप एमडी रिसीव्स अ मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट फ्रॉम हेड ऑफिस, एंड दे मीट monthly with the group operational director Nabil Burster to discuss the branch performance। कोई मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाती है, उसकी बेसिस पर वो मिलते हैं और परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है। द एनुअल बोनस फॉर डीलरशिप एमडी is based on Nabil's review over the year and is awarded at his discretion। अब एक मसला है। क्या मसला है वो यहीं पर? सर यहाँ पे उसकी पर्सनल ओपिनियन ज्यादा आगे, कोई केपीआई यहाँ पे नहीं है जिसकी हाँ, बेस पे वो मतलब चीजें सबके अवार्ड दे। कोई कोई क्राइटेरिया डिजाइन नहीं है, बस वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखेगा और अपनी डिस्क्रिप्शन पे कर लेगा। कोई मतलब ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए ना। यस, कोई पॉलिसी नहीं है इस तरह की। नजर नहीं आ रही, अभी देखते हैं आगे फर्दर। ठीक है। ये लेकिन मेरे जहन में पॉइंट आ गया, और ये आपने खुद नबील आपने सॉरी साके नबील नहीं, साके आपने खुद जनरेट किया है ये। ठीक है। राइट सर। द बोनस इज बिटवीन 0% एंड 100% ऑफ बेस सैलरी फॉर द ईयर, विच विद मैनी एमडीज हिस्टोरिकली बीइंग क्लोज टू वन एक्सट्रीम और अदर। अब ये एक देखेंगे, ये मसला नजर आ रहा है कि बोनस में ना एक मसला है, या तो 0 मिलता है या 100 मिलता है, बीच में ज्यादातर मिलता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वेरिएशन बहुत ज्यादा है बोनसेस में। हम्म। राइट सर। आगे चलें। तो और दूसरा ये नजर भी आ रहा है कि शायद कोई क्राइटेरिया नहीं है, तभी ये काम हो रहा है ना, कि एक एक्सट्रीम है दूसरे एक्सट्रीम में यानी कि ये वो वाली बात हो गई। अगर आपको स्टोरी की तरह पढ़े कि वो उसकी मर्जी है भाई, वो 0 दे देता है, किसी को 100 दे देता है, ये इस तरह की कोई बात लग रही है। राइट सर। एन एग्जाम्पल ऑफ मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड इन अपेंडिक्स 2। अब वो दी भी गई है, तो भाई क्या रिपोर्ट दी गई है, जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा। सबसे पहले एक पॉइंट तो आपने लिख लिया, ऑब्जेक्टिव फ्रेम और रेफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा कोई पॉलिसी या कुछ नहीं है, तो वी कैन अज्यूम सेफली कि कोई ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, इस तरह का बात लिखेंगे। इफ देयर इज नो एनी ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इफ देयर इज नो एनी क्राइटेरिया और पॉलिसी regarding the bonus, and it is only at the discretion of the operational director, that means that it is overly dependent on the judgments of operation, sorry, judgment of the person rather than an objective resolution या objective evaluation। ठीक है जी, इस तरह की बात आप लिख देंगे। क्या ख्याल है? राइट सर। ये पहला पॉइंट आपका बन जाएगा। अच्छा, अब देखें, इसने क्रॉस किया हुआ है, इंटरेस्टिंग है ये रिपोर्ट। ये कुछ जगहों पे क्रॉस है, जो क्रॉस है उसका मतलब बुरा, कुछ जहाँ सही है वो सही है। इसने देखो कॉस्ट टारगेट अचीव कर लिया। अच्छा, अब मुझे ये अभी तक भी नहीं पता चला कि बोनस का क्राइटेरिया क्या है, बोनस किस बेसिस पे दिया जा रहा है। तो क्या रिक्वायरमेंट में ये मुझे बोनस देखना भी है कि नहीं देखना? मुझे तो कमेंट किस पे करना है, याद करो। सर प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे हमने करना है, हमने यहाँ पे वेरियस एनालिसिस नहीं देना उन्हें। हमने बताना है कि क्या क्या उन्होंने कंसिडर किया है। हाँ, बेसिक। इसने क्या कंसिडर किया हुआ है और क्या नहीं किया हुआ, हमें ये बताना है बस। ठीक है।
तो अब इसने देखो सब पे इसने फॉर अगर ओवरऑल ही देखो तो यहाँ पर एक चीज मिस है सर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हुआ हुआ है, क्वालिटेटिव नहीं हुआ। लाइक फॉर एग्जाम्पल कस्टमर कंप्लेंट्स की बात नहीं की गई या कस्टमर फीडबैक की बात कोई नहीं। तो ओवरली रिलायंट और डिपेंडेंट ऑन द फाइनेंशियल मेजर्स, ये इसका कौन है, एक मुझे सामने सामने नजर आ गया। राइट ठीक सर। है। और प्रॉस किए हैं, प्रॉस बहुत आसान है सर। प्रॉस ये हैं कि जो मेरी फाइनेंशियल एनालिसिस होता है वो डायरेक्ट होता है, इजी टू इम्प्लीमेंट होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, इजी टू इंटरप्रेट होता है। तो ये सारे इसके प्रॉन्स हैं। फाइनेंशियल ब्रेकडाउन जो है ना वो क्लियरली अवेलेबल है, टारगेट्स के साथ इजीली कंपेरेबल है, टारगेट इजीली सेट किए जा सकते हैं। ये सारे प्रॉन्स हैं। ठीक राइट है। सर। अच्छा, अब नीचे जरा हमें असेसमेंट से भी पता चलेगा ना कि वहां से भी कुछ निकालें। तो ये इसने क्या किया, अचीव वॉल्यूम ऑफ सेल्स टारगेट, बीट कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड, ये अच्छी बातें हैं इसकी। इसने ये भी अचीव कर लिया, वॉल्यूम ऑफ सेल्स भी अचीव कर लिया, रेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट्स को भी, की जो कॉस्ट है उसको भी अचीव कर लिया। ठीक है। जो आ रहे हैं, मिस्ड अदर टारगेट्स। तो कौन कौन से टारगेट्स मिस किए, ये सारी चीजें की हुई है, लेकिन कहीं लॉस पे कमेंट नहीं किया हुआ। तो मतलब इवन लॉस मेकिंग अगर ब्रांच है तो भी इसने क्या कहा है, ओवरऑल असेसमेंट मिक्स्ड है। यानी कि स्पेसिफिक टारगेट्स इसने दिए हुए हैं, बाकी सबके लिए प्रॉफिट के लिए इसने कोई कॉमेंट ही नहीं किया इधर रिपोर्ट में। भाई 32.9, 38.7 मिलियन का ओवरऑल था, इसको इसने मिस में डाल दिया, हालांकि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर है। ठीक है। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर। हम्म। राइट सर। दूसरा एक और चीज आप देखें, वेज एंड सैलरीज, देखें कितनी ज्यादा हो गई है। अभी मैं फिगर्स का एनालिसिस कर रहा हूँ इधर बैठे बैठे। तो सेल्स मेरी कितनी इंक्रीज हुई है, अचीव नहीं कर पाया मैं, एक्चुअल से बहुत कम हुई है, लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा हो गई। और ये इसमें बहुत बड़ा फैक्टर इसका है, नज़र आता है, हो सकता है बोनस का। तो अगर बोनस का इम्पैक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉस मेकिंग ब्रांच को भी बोनस दिया जा रहा है। दिस इज अनदर फ्लॉ जो इसका कौन नज़र आ रहा है। राइट सर। एक और चीज़ भी है, वो इसमें में से ज़रा सोचें, 1-2 मिनट लगा के, वो बड़ा अच्छा पॉइंट है लास्ट। बस फिर इसके बाद ये मेरे ख्याल में। जी। सर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का डाटा नहीं दिया हुआ आई थिंक। हम्म। जी, और कुछ? सेल्स पर एम्प्लॉय वाली बात हम कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है जो हमेशा आप जहन में रखना, इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल भी होना चाहिए, यानी कि बेंचमार्किंग होनी चाहिए कुछ, कि ओवरऑल इंडस्ट्री के क्या प्रॉफिट मार्जिन है। ये एक चीज़ मिसिंग है। या ओवरऑल फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि यार उसने 38 व्हीकल बेच दी, लेकिन मुझे इंडस्ट्री में नज़र आ रहा है कि भाई इंडस्ट्री में जो एवरेज जो कंपनी है उसने तो भाई 100 व्हीकल्स बेची हैं इस साल। तो उसके अगर नज़र तो ये आ रहा है कि मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर गई है और उसमें से मेरा एक बहुत छोटा सा शेयर है, तो उसकी वजह से हुआ है बस ये। तो इंडस्ट्री बेंचमार्क्स होने चाहिए। ये एक जनरल पॉइंट है जो आपको डाल सकते थे आप। हम्म। राइट सर। अच्छा, ये मैंने पढ़ ली, अब आ जाते हैं ज़रा आखिरी, और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। HR जो क्या कहते हैं उसका, ब्रांच इंसेंटिवाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज सेल्स टीम को जो है ना कुछ इश्यूज आइडेंटिफाई हुए थे, और वो इश्यूज इन्होंने एक अपेंडिक्स में दिए हैं, और उनके बारे में ज़रा पढ़ भी लेते हैं इधर अपेंडिक्स 3 में। कि हाशिम Kalun, the head of HR, increasingly concerned that some dysfunctional behavior is occurring at the dealership branch level and has written to the head of sales. ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो मैंने मिस कर दी, यहाँ ये अपेंडिक्स 2 के बाद ना, अपेंडिक्स 2 के बारे में ये बात थी और जो हमें पढ़नी थी, ये पढ़ें अगर हम, द रेस्ट ऑफ लोकल डीलरशिप मैनेजमेंट। अच्छा, अब ये मैं रियलिस्टिकली कर रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम में कुछ पढ़ने से रह गया,
अब ये पढ़ने से रह गया है। अब इसको हम देखते हैं कि क्या ये रिक्वायरमेंट सी या डी में या ए या बी में कहीं आ सकता है। द रेस्ट ऑफ लोकल डीलरशिप मैनेजमेंट टीम and local dealership sales teams are paid a low base salary, but there's a generous monthly bonus scheme in place based on the volume of sales. There's monthly dealership branch target that if dealership branch as a whole hits, all manager of the dealership branch uh, below MD are paid. Sales staff have their own personal targets and they are awarded their bonuses if they hit their individual monthly targets, and bonus typically double the income of the employees for month when they are awarded. अब यहाँ पे एक मसला भी है और एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है, लेकिन एक चीज मुझे 100% पता चल गई कि दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड टू अपेंडिक्स 3 ऑल आर रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट नंबर डी। क्या ख्याल है? राइट सर। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो अब मुझे ना एक चीज पता चली इधर से, अभी मैंने ऊपर एक आइडेंटिफाई किया था, मुझे बताएं सबसे पहला कमेंट, अभी मैं अपेंडिक्स पे भी नहीं गया और मुझे पता चल गया वो क्या। सर फ्रेमवर्क की जो बात की थी। एक तो फ्रेमवर्क की बात की थी और एक और चीज भी थी कि जो पहली पॉइंट मतलब लाइन है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सैलरी और लो, असल तो बोनस है। और वो एंड में भी बोल रहा है कि जब बोनस मिलता है तो सैलरी डबल हो जाती है, बोनस नहीं मिलता तो सैलरी कम हो जाती है। तो वो जो एक मसला था ऊपर हमने जो देखा था कि अपनी मर्जी से वो बोनस दे देता है और ज्यादातर केसेस में एक्सट्रीम्स पर नजर आता है। तो वो जो हैवी वेरिएंस है उससे होगा क्या? उससे क्या होगा? एम्प्लॉय में भी डिससेटिस्फाइड, कभी बहुत ज्यादा सैलरी मिली कुछ मतलब उसको सेंस ऑफ जो कहता है ना वो नहीं मिल रही, सिक्योरिटी। कभी बहुत ज्यादा सैलरी है कभी बहुत कम है। तो इससे टर्नओवर इंक्रीज हो सकता है। तो ये पहला कमेंट हो गया मेरा बोनस के ऊपर। क्या ख्याल है? राइट सर। बाकी मुझे कमेंट जरा बताएं आप सोच के। अच्छा, ये मुझे बोल रहा है विद एग्जांपल्स। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है, विद एग्जांपल्स। तो एग्जांपल से क्या मतलब है सर? जी। आई थिंक रेफर करना है किसी किसी एग्जांपल से, लाइक जिस तरह से हम बात करें पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क की, सर तो उसकी कोई एग्जांपल। सर जी, एग्जाम्पल का मतलब दो हो सकते हैं। एक तो ये है कि हमें अज्यूम करनी है और एग्जांपल्स बतानी है ना, सिंपल। एक तो हमारे दिल में सबसे पहले यही आ जाता है ना? ऐसा ही है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल का मतलब डिफरेंट हो सकता है। दो दूसरा मतलब जो होता है ना वो ये होता है कि आपको सिनारियो में से एग्जांपल देनी है कि सर ये जो आप बात कह रहे हैं ये कैसे हमें पता चली कि यही है। तो विद एग्जांपल्स आपको बताना है, देखें ये इंडिकेशन है इसकी। अब बात समझ, जैसे मैंने एम्प्लॉय टर्नओवर की बात करी ना, तो सिनारियो में कहीं ये चीज मेंशन हो कि वाकई में एम्प्लॉय ऐसा सोच भी रहे हैं, तो वो सब हमें कहाँ से मिलेगा? ये इतना बड़ा अपेंडिक्स दिया ही इसलिए। समझ रहे हैं आप बात? राइट सर। अच्छा, एक मिनट जरा मुझे दें, मैं जरा चार्ज पे लगा लूँ जब तक आप ये ना ये जरा पढ़ें। आप पढ़ना शुरू करें। जी, पढ़ना शुरू करें। आवाज आ रही है यस साकिब? सर। यहाँ आप पढ़ना यस शुरू सर। करें जी, प्लीज। ओके। यहाँ से जो ईमेल है। Dear Matthew, I hope you are well. Further to the board meeting, I have conducted some additional research into some of the issues I raised. Whereas I appreciate the importance of dealership branches hitting sales target, my research has shown the following. Next to no after sales care once the vehicle has been sold, despite escalating formal complaints being made by the customers. So I think यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि अ, मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज पे कोई कोई केपीआई नहीं है। जस्ट उनका फोकस कार कार सेल्स करने पे है, लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है। हेवी डिस्काउंटिंग, I can't understand why this should be needed given the global supply chain issues with the vehicle's price. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Okay, and हाँ increase आपको the मैं करता sales हूँ, मैं क्लास ले रहा था, आपको बस कॉल कर रहा हूँ 5 मिनट। and increase the sales of older vehicles that have on average 5 times the carbon-based pollution than new equivalents.
Okay, marketing events at the branch, which although attractive in competitive market widely extravagant. For example, one of the Lahore dealership branches recently had a price drop, selling almost pickup truck for one fee for those who attended. This was recorded as a sale. सही है। अच्छा, अब आपने जो है ना ओवरऑल पढ़ लिया, सही है। Right, अब sir. यहाँ पे आपको कुछ चीज नजर आई जो किसी और रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकती है। हमने क्या किया किया पेस्टल पोर्टर एनालिसिस किया है ना, प्लान बनाया है। Right, sir. तो पेटल पोस्टर सॉरी पेस्टल या पोर्टर से रिलेटेड कोई चीज नजर आ रही है? आपको याद होगा कि हम बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर और सप्लायर और ये सारी चीजें कर रहे थे, है ना। बिल्कुल। सही है। और एक और हमने Right, काम भी sir. किया था जब हमें वहां बताया था रिस्क के, तो हमें आइडेंटिफाई किया था, हाँ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जब हम कर रहे थे तो वहां पे हमने बात करी थी कि जो एक कस्टमर रिलेटेड भी कुछ होना चाहिए, मतलब कस्टमर की फीडबैक या वो, ठीक है। तो यहाँ Right, पे है sir. ना एक चीज़ नज़र आ रही है, हम खुद बताएंगे उसको ऊपर ही रिक्वायरमेंट में जाकर, कि ये भी हमें पता है कि कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो हमें यहाँ से पता चल रहा है। और जब कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही हैं तो इसका मतलब बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर भी ज़्यादा है। और इस ये इंडिकेशन है कि हमें हमारे जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है उसमें ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, तो होनी चाहिए, जो कि मिस कर दी गई है ना। Right, sir. दूसरा, हैवी डिस्काउंटिंग से हमें क्या पता चलता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। हम्म। Right, sir. Right, sir. इसके बाद एन इंक्रीज इन द सेल्स ऑर्डर व्हीकल डेट हैव एन एवरेज 5 टाइम कार्बन इमिशन पॉल्यूशन, तो ये तो इसने वो वाली बातें कर दी जो हम ऊपर कर दें, चार्जर। और मार्केटिंग इवेंट्स एट द ब्रांच अट्रैक्टिव इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। अच्छा, अब यानी कि मैं जब भी नया एग्जिबिट पढ़ूँ ना, तो जो आखिरी एग्जिबिट हो उसमें तो मैं ये एटलीस्ट कोशिश कर सकता हूँ ना रियलिस्टिकली, कि मैं एक दफ़ा बस उसको एक 2-3 मिनट लगा के देख लूँ कि कहीं ये पिछली रिक्वायरमेंट से कहीं मैं कोई इन्फॉर्मेशन अगर डाल सकता हूँ तो डाल दूँ, अगर नहीं पॉसिबल तो मैं इग्नोर कर दूँ, मसला नहीं है। लेकिन रियलिस्टिकली जब मेरे पास सवाल हो गया तो मैं ये काम एक कर सकता हूँ, ठीक है। अगर और ये लेकिन जब कनेक्ट होगा जब मैं ये काम अभी अभी बार बार कर रहा हूँ ड्यूइंग स्टडीज, तो वहां पर ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग ही इस तरह चलेगा। फिर मैं इंटरट्विन करके अब, यानी कि मेरी अ, सारी की सारी चीजें ना दिमाग में कनेक्टेड होंगी, अभी से मुझे इसकी आदत बनानी पड़ेगी। अच्छा बहरहाल, Right, sir. तो अब इसका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या था, कि हमें मुझे explain with examples बताना था। कि करंट सेल्स टीम्स And का इंसेंटिव प्लान का क्या इम्पैक्ट आ रहा है ना। right, sir. तो बताएं क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सर एनालाइज करना था तो उस पे एक तो ये आफ्टर सेल्स वो वाली बात कंसिडर नहीं कर रहे, विच मीन्स का उनको इस चीज़ में कंसिडर करनी पड़ेगी अपनी फ्रेमवर्क में कि ये कस्टमर नहीं नहीं, कंप्लेंट्स एक बहुत वो बड़ा वो तो फैक्टर देखो वो रिक्वायरमेंट सी थी, डी में मुझे ये बताना है कि जो मैंने इंसेंटिव प्लान बना दिया ना, जो इंसेंटिव प्लान है मेरा, बोनस जो मैं देता हूँ, उसका है। इम्पैक्ट क्या आ रहा है। और रिकमेंडेशन बता दो, इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। राइट सर। ये देखें, ये इम्पैक्ट। रिक्वायरमेंट कितनी डिफरेंट तरीके से करनी है। अब मैं आपको देखो, आपको याद आ रहा है, देखें जब हम सवाल कर रहे होते हैं ना, असल में आंसर करते हैं, तो जब ये चीज़ हम हैंडल कर रहे होते हैं उस वक्त आपको लगा नहीं कि ये सी ओ डी लिंक है, अलग अलग है, लेकिन जब आप आंसर करने लगे तो आपने क्या किया, राइट मिस्टेक। समझ में आया कि किस तरीके से डुप्लीकेशन हो रही थी। राइट सर। तो यहाँ पे मुझे उसने क्लियरली पूछा है कि भाई मुझे इम्पैक्ट बताओ। पहले आपने जब असल में पता है ये गलती क्यों होती है, कि ऊपर जब हम इवैल्यूएशन कर रहे थे परफॉर्मेंस का, तो भाई वो इवैल्यूएशन बोनस के साथ लिंक हो रहा था, लेकिन उस वक्त सिर्फ क्या चीज़ मिस करी हमने इवैल्यूएशन में वो बताना था। अब ये बताना है कि ये जो बोनस हमने इंप्लीमेंट करा है इसका ये क्या क्या जो है ना इसका वो आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, या क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और इस राइट बोनस सर। स्कीम को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ये दो अलग अलग बातें हैं, समझ में राइट आती है। सर। तो अब मुझे इम्पैक्ट बताएं इसका। लाइक फर्स्ट पॉइंट पे अगर देखें तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। लाइक क्योंकि इंसेंटिव्स को टारगेट करने के लिए सेल्स पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन इग्नोर हो रही है। एक अच्छा सो वर्ड बताऊं एवरी इसके लिए, जो कि चैप्टर नंबर 1 में ही है, और वो आप यूज करना शुरू करने हैं आपने। वो कौन सा है, शॉर्ट टर्मिज्म। शॉर्ट टर्मिज्म, ओके।
ठीक है, शॉर्ट राइट। टर्मिज्म को फॉलो किया जा रहा है, परसू किया जा रहा है, आपकी सारी बात इसमें आ गई। ओके। अगला पॉइंट। अगला इसमें ये है कि फोकस सिर्फ और सिर्फ सेल्स पर है, वॉल्यूम पर है, कस्टमर सर्विसेज पर नहीं है। राइट तभी सर। कंप्लेंट्स इंक्रीज हो रही हैं। क्योंकि मुझे बोनस ही राइट। मुझ पर मिलता है। राइट सर। एचआर का खुद सब्जेक्ट ये बता रहा है कि मसला क्या है, वो भी बताना है। एचआर के सब्जेक्ट को तो आपने पहला पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, क्या कह रहा है, इनकरेज अनएथिकल बिहेवियर। राइट। तो अनएथिकल बिहेवियर के बारे में कोई बात बताई गई है इधर? तो इधर क्या लिखा हुआ है? Market events at the branch with although attractive competitive market are wildly extravagant. For example, one of the Lahore dealership branch recently had a prize drawn selling a vehicle at rupees 1 for those who attended. और and this was recorded as a sale. आप बात समझ रहे हैं? हुआ क्या होगा? राइट। हुआ क्या है कि लॉस में है ब्रांच। सर ये 1 रुपए में व्हीकल बिक गई, तो जो व्हीकल्स 1 रुपए में बिक गई 10, वो वॉल्यूम में तो 10 आ गई, जिसकी वजह से उसको बोनस मिल गया। असल में तो ये लॉस में बेच दी उसने, और हैवी लॉस में बेच दी। क्या राइट ख्याल है? सर। तो दिस इज एक्चुअली क्या कहेंगे हम, अनइथिकल मतलब बिहेवियर। तो ये आप बताएंगे अनइथिकल बिहेवियर विद एग्जांपल्स बोला है ना उसने, तो आपने यही तो एग्जांपल्स देनी है उसको। खुद उसने बताई नहीं है, बस उसको लिंक करना है आपने। राइट सर। रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए? रिकमेंडेशन में हम ओवरऑल लेंगे। फर्स्ट रिकमेंडेशन तो वही वाली होगी कि हमें एक अच्छा कंप्रेहेंसिव इंसेंटिव फ्रेमवर्क बनाना है जिसमें प्रॉपर केपीआईज वगैरह कंसिडर हो। और केपीआईज में कस्टमर इंक्लूडेड हो, कस्टमर फीडबैक। कस्टमर कस्टमर फीडबैक इंक्लूडेड हो, उनकी कंप्लेंट्स भी मॉनिटर हों। और अदर देन वॉल्यूम ऑफ द सेल्स आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि आप कोई भी व्हीकल लॉस पे ना सेल करें। सही है। एक और काम भी करें दूसरी ना सर, डिस्काउंट के ऊपर लिमिट लगा दें। बिल्कुल डिस्काउंटिंग पॉलिसी जो है उस वो नहीं पर थोड़ी चाहिए। सी कंप्रेसिव होनी चाहिए कि वो किस किस सारी में आप डिस्काउंट दे सकते हैं और क्या क्राइटेरिया और क्या अप्रूवल्स चाहिए उसके लिए, हम्म। वो हो सकते हैं। फिर मार्केटिंग इवेंट्स मैनेज करने पे वो उस पर भी प्रोसीजर बन सकते हैं, लाइक उसकी भी एक फ्रेमवर्क हो, पॉलिसी हो। कोई भी आप गाड़ी आप लॉस पे ना सेल करें जस्ट टू अट्रैक्ट लार्ज ऑडियंस, उसकी भी कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए। सही है। अच्छा, जो इम्पैक्ट है क्या और सिर्फ कस्टमर नेगेटिव होता है या पॉजिटिव भी हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बताए ना एक दो। पॉजिटिव इम्पैक्ट जो नजर आ रहा है वो हाई वॉल्यूम ऑफ सेल्स जो है, आई थिंक वो जबरदस्त। हो सकता है। जबरदस्त। अब है ना, आप इसको थोड़ा बताते हुए घबरा रहे थे। पेपर में भी हम यही बिहेवियर कर रहे होते हैं। कुछ देखे पॉइंट्स सामने के होते हैं, वो हम समझते हैं कि यार इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन वो होते हैं। आपको इस तरह के पॉइंट्स आपके जहन में बिल्कुल सही आया था ये, और ये आपको लिखना चाहिए एज एन पॉजिटिव इम्पैक्ट। राइट सर। सही है। तो इंकरेज हाई सेल्स वॉल्यूम, ये एक पॉजिटिव बात है। दूसरा, इंडिविजुअल को मिलता है बोनस। एक चीज है ना, बड़ी डिटेल में बताई गई थी कि इंडिविजुअली एमडी को भी मिलता है और फिर इंडिविजुअली भी मिलता है सेल्स टीम को, है ना? राइट सर बिल्कुल। तो इंडिविजुअल एफर्ट्स को तो एक तरह से इंकरेज किया जा रहा है ना, कि आप जितनी व्हीकल बेचेंगे उतना आपको बोनस मिलेगा। ओवरऑल डीलरशिप आना चाहिए, ओवरऑल डीलरशिप कैसे परफॉर्म कर रही है वो भी एक जबरदस्त, केपीआई होना बहुत ही चाहिए। जबरदस्त पॉइंट आपने ये किया है कि एक तो इसका फायदा इंडिविजुअल एफर्ट्स का भी है, लेकिन नुकसान किया है कि ओवरऑल ब्रांच लॉस में तो पता नहीं चल रहा। तो आपको कोई टीम बेस्ड बोनस भी बनाना चाहिए। राइट सर। तो बस ये पॉइंट्स थे। तो अब आप मुझे बताएं यार, हम लोगों ने सब ने मिलकर ये क्वेश्चन किया है, कोई तकरीबन तकरीबन 2 घंटे लगे। 1 बजे शुरू किया था ना, 3 बजने वाला है। तो इस तरीके से टाइम आप लगाते हैं अपनी सेल्फ स्टडी में साकिब, जब आप सवाल कर राइट रहे सर। होते हैं, या नहीं लगाते?
अभी तो नहीं लगाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह लगाना पड़ेगा। तो अब आप देखें, बात ये है कि हम कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे तो टाइम कम नहीं होगा। आप अलग अलग डायरेक्शन में कर रहे होंगे, तो इस तरीके से पूरा एनालिसिस आपने करना है। आपने बिल्कुल ज़बरदस्त पॉइंट्स जनरेट किए हैं, खुद से किए हैं। आपका अगर यही जो आपने बातें की हैं अगर आप कर दें तो आप इस क्वेश्चन में आपको आराम से पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे, जो आपने सारी बातें की। अब बस एक काम करना है, और ये मैं अनाउंस भी कर दूंगा इस ग्रुप में। आपका जो अगले हफ्ते का असाइनमेंट है वो यही क्वेश्चन है। इसमें आप क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का आप एक काम करें, पार्ट सी और डी करके लाएं। पार्ट सी और डी। ओके। ठीक है। ये जो है ना आपका होमवर्क है, ये मैंने अभी लाइव अनाउंस कर दिया, ग्रुप पे भी कर दूंगा। ठीक है। और राइट। इसे इसको हम इस तरह स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं कि आप विद गाइडेंस पहले अटेम्प्ट करना शुरू करें, फिर इंशाल्लाह आपको बाकी असाइनमेंट भी दिए जाएंगे विदाउट गाइडेंस। ठीक है जी। राइट सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज करें, वरना हम क्लोज करें। जी। हसद, हाशिर। वो सर। ठीक है जी। ओवरऑल कोई अगर आप इनपुट देना चाहें कि सर इस सेशन में ये चीज़ भी ऐड कर दी जाए, तो जैसे मेरे पास एक इनपुट आया था कि इंशाल्लाह वो हम करेंगे, कि आप सर फुल फ्लैज जो है ना एक क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट आई कैप का एक पास पेपर करवाएं, तो वो हम इंशाल्लाह करवाएंगे। ओवरऑल आपको ये इसमें कुछ ऐसी चीज़ कोई है जो आप ऐड करवाना चाहें जी साकिब, या कोई और? या सर एक चीज में थी, हम्म। लाइक जब आप सेशन अनाउंस करते हैं तो 2 दिन पहले थोड़ा सा बता दिया करें। और दूसरा, टोटल टाइम ऑफ सेशन में थोड़ा सा बता दिया करें, लाइक 2 आवर सेशन है या 1.5 आवर सेशन है, ताकि उसके मुताबिक आप प्लान कर लें कि कितनी देर का टाइम रिक्वायर्ड होगा सेशन के लिए। अभी पता नहीं होता कि 1 आवर का सेशन है या 2 आवर्स का या 3 आवर्स का, वो बिल्कुल पता नहीं होता। ठीक है। ये तो मैं असल में आजकल मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, तो मुझे क्लास लेनी ही थी। वो मैंने पिछले हफ्ते भी बोल दिया था, और बहुत सारे लोगों को इंडिविजुअली में कह रहा था, तो आई थॉट कि मैंने ये बता दिया है। फिर मुझे अचानक कल याद आया कि ये मैंने अनाउंस ही नहीं किया है, तो ये बात बिल्कुल सही है, पहले से बता दें। और ड्यूरेशन भी बता दें। नॉर्मली हमारा जो सेशन होगा ना 1.5 से 2 घंटे का होगा बस मैक्सिमम। राइट सर। ठीक है। और आप जो सवाल है कि सर क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरह करना है, वो कोई बोल रहा है कि हेडिंग के साथ, सर आप यूं समझे आपके पास एग्जाम में आंसर आ गया है, आपको बस फुल फ्लैज अटेम्प्ट करना है सही तरीके से। ठीक है जी। राइट सर। चलें, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह ओके, हाफिज। थैंक यू सो मच।